जानते हो क्या होता है लेम्डा फेज? लेम्डा फेज जानते हो क्या होता है? देखो इसको अच्छे से समझना है। यदि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में क्लास समझ में आ गई ना आपको, तब तो आगे वाली पोर्शन समझ में आएगी। और स्टार्टिंग वाले 3-4 स्लाइड समझ में नहीं आई ना, तो आगे वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। लेम्डा फेज अपना एक बैक्टीरिया फेज होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया फेज। समझ में आया ना, जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करेगा। अब लेम्डा फेज आपका क्या होता है? बैक्टीरिया फेज होता है। और इसका मेहमान कौन है? होस्ट सेल कौन सी है इसकी? इकोलाई। कौन है? इकोलाई। तो बैक्टीरिया फेज है और होस्ट सेल कौन सा आपका? इकोलाई काम में आने वाली है। इसका जीनोम होता है वो कैसा हो सकता है? सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है। तो अभी लिख लेते हैं जीनोम कैसा है इसका? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और क्या साइज है इसकी जीनोम की? 48.5 KB का इसका जीनोम है। कितना है? 48.5 KB। तो ये बैक्टीरियो है, बैक्टीरियोफेज है, इसका ये जीनोम है, डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए मिलेगा और 48.5 KB इसकी जीनोम की साइज होती है। और इसका होस्ट सेल क्या होता है? इकोलाई के ऊपर फीड करने वाला है ये। अभी जो लेम्डा फेज होता है 2 प्रकार की साइकिल शो करता है। कितने टाइप की करेगा? 2 टाइप की। एक तो है लाइटिक साइकिल। कौन सी है? लाइटिक साइकिल। एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। ये 2 प्रकार की साइकिल शो करने वाला है। कौन? आपका बैक्टीरियोफेज, लेम्डा फेज। एक तो लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, कब ये परफॉर्म की जाएगी वो देखते हैं। देखो होस्ट सेल क्या है? इकोलाई। ये बैक्टीरिया है, इसके पास में खुद का क्या है? जीनोम है। या बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसके पास में खुद का। अब कौन आएगा यहाँ पर? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? अपना जीनोम क्या करेगा? इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेगा। तो इसने क्या किया? अपना जीनोम जो वायरल डीएनए है वो क्या कर दिया? इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, क्योंकि ये होस्ट है, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया इसने। इंसर्ट करने के बाद में क्या करता है? ये अपने कॉपी नंबर बढ़ाता है। क्या करता है? कॉपी नंबर बढ़ाएगा। देखो इसके जीनोम को भी क्या कर दिया इसने? फ्रेगमेंट कर दिया है। क्या कर दिया है? फ्रेगमेंट कर दिया है। टुकड़े टुकड़े करेगा, अपने कॉपी नंबर बढ़ाएगा और बैक्टीरिया को क्या कर देगा? लाइस्ट कर देगा। क्या करेगा? बैक्टीरिया को क्या करेगा? मारकर बाहर की तरफ निकल आएगा। ये कौन सी साइकिल होती है? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज अपना वायरल डीएनए किस में एंटर करवाता है? बैक्टीरिया के अंदर। अंदर करने के बाद में बैक्टीरियल क्रोमोसोम के भी क्या हो जाएंगे? फ्रेगमेंट हो जाएंगे। ये अपने कॉपी नंबर बढ़ाएगा, फ्रेगमेंट करेगा और क्या होगा? बैक्टीरिया को क्या करेगा? लाइस्ट करके बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। तो मल्टीपल बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर। ये कौन सी साइकिल है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या करेगा? क्या करेगा? लाइस्ट कर देगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? लाइस्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? बैक्टीरियोफेज की वजह से। तो लाइस्ट होकर बाहर निकला है, इसलिए इसको साइकिल को क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल। क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल। ये जो लाइटिक साइकिल कब होती है बताओ? कब प्रदर्शित की जाएगी? जब बैक्टीरिया क्या करेगा? फास्ट ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? फास्ट ग्रोथ। हाँ, ये जब बैक्टीरिया क्या करता है? फास्ट ग्रोथ करता है ना, तब है आपका बैक्टीरियोफेज कौन सी साइकिल दर्शाएगा? आपके लाइटिक साइकिल। कौन सी वाली? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल का मतलब समझ में आ गया? लाइटिक साइकिल कब दर्शाई जाएगी? जब बैक्टीरिया क्या करेगा? फास्ट ग्रोथ करेगा, तब इस प्रकार की साइकिल दर्शाई जाएगी। दूसरी साइकिल आपकी कौन सी? लाइसोजेनी। कौन सी है? लाइसोजेनिक साइकिल या लाइसोजेनी बोलते हैं इसको। ये कब होगी? जब बैक्टीरिया क्या करेगा? स्लो ग्रोथ करेगा। बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ कर रहा है, ये आपका बैक्टीरियोफेज है। इसने अपना वायरल डीएनए क्या कर दिया है? इंसर्ट कर दिया है। अब देखो इस बार ये फ्रेगमेंट नहीं करेगा इस बैक्टीरिया के। इस बैक्टीरिया के क्या नहीं करेगा? ये फ्रेगमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है? स्लो ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि आपको पता है ये इसको मार देगा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को, तो क्या होगा? ये पहले ही स्लो ग्रोथ कर रहा है, पहले ही कम है बैक्टीरिया, अब इनको भी मार देगा तो खुद कहाँ रहेगा फिर? समझ में आया कि नहीं है? तो उसको साथ में तो रहना है, तो इसको ऐसे बोलता है कि फास्ट ग्रोथ करो, ग्रोथ करते रहो, ग्रोथ करते रहो। समझ आ गई क्या बात?
तो जब बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ करता है तब ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को मारता नहीं है। समझ में आ गया क्या? ये क्या काम करता है, ये इसका जो जीनोम होता है ना, इसमें जाकर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं अपने, प्रोफाज। क्या बोलते हैं, प्रोफाज। और ये बैक्टीरिया का है तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लाइसोजन। और इस साइकिल को क्या बोलते हैं, लाइसोजेनी। क्या बोलते हैं, लाइसोजेनी। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो बैक्टीरिया के साथ साथ में अपना क्या होगा, बैक्टीरियोफेज भी क्या होगा, डिवाइड होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या आपको, ये बात समझ में आ गई? तो जब बैक्टीरिया फास्ट ग्रोथ करेगा तब तो लाइटिक साइकिल चलेगी, और जब बैक्टीरिया क्या करेगा, स्लो ग्रोथ करेगा तो लाइसोजेनी चलने वाला है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको? अब देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये जीनोम है लैम्डा का, इसमें आपको ये जीन याद करने पड़ेंगे और अभी हो जाएंगे याद। देखो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एन जीन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन जीन से। सबसे पहले अपन एन जीन के बारे में पढ़ लेते हैं ना। एन जीन है ये, एन जीन है। एन जीन के बाद में कौन सा है आपका, सी फर्स्ट है। कौन सा वाला है, सी फर्स्ट जीन है। उसके बाद में क्रो है। कौन सा है, क्रो। उसके बाद में सी सेकंड है। कौन सा है, सी सेकंड। उसके बाद में क्यू है। एन जीन, एन जीन के बाद में सी फर्स्ट, उसके बाद में क्रो, उसके बाद में सी वन, सी सेकंड। इतना ही काफी है, इतना पढ़ लेंगे तो काफी हो जाएगा। फिर एन जीन के बाद में कौन है आपका, पी का मतलब होता है प्रमोटर, एल का मतलब होता है लेफ्ट, प्रमोटर लेफ्ट। क्या नाम है इसका, प्रमोटर लेफ्ट। समझ में आ गया क्या? ये प्रमोटर बनाए गए हैं। तो एन जीन के पास में क्या है, प्रमोटर लेफ्ट है। तो प्रमोटर लेफ्ट के ऊपर जब आरएनए पुल में जाकर बाइंड होगा तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। होता है कि नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एन जीन का क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, देखो इस प्रकार से होगा ट्रांसक्रिप्शन। इधर हो रहा है ना, इसका मतलब कौन सी प्रोटीन बनेगी, एन जीन से एन प्रोटीन बनेगी। एन जीन से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एन एमआरएनए बनेगा, और ट्रांसलेशन के द्वारा क्या बनेगी, एन प्रोटीन बनेगी। एन जीन के बाद में कौन सा है, सी फर्स्ट। सी फर्स्ट के पास में कौन है, पीआरएम। पी का मतलब होता है प्रमोटर, आर का मतलब होता है क्या, रिप्रेशर, और एम का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। क्या होता है, समझ में आ गया ना, प्रमोटर, रिप्रेशर, मेंटेनेंस। नाम लिख रखा है क्या इधर, ये रहा। पीआरएम का मतलब क्या होता है, प्रमोटर, रिप्रेशर, मेंटेनेंस। उसके बाद में कौन सा जीन है, क्रोजीन है। कौन सा जीन है, क्रोजीन है। तो देखो पीआरएम जब आरएनए पर जाकर बाइंड होगा तो कौन सा जीन एक्टिवेट होगा, C1। C1 प्रोटीन बनेगी ना आगे जाकर, कुछ ना कुछ तो बनेगा, एक्सप्रेशन होगा। तो आगे है आपका क्रो। क्रो के पास में कौन है आपका, कोई प्रमोटर दिखा रखा है इधर, यहाँ पे कौन सा है, पीआरई। पीआरई का मतलब क्या है, देखो इधर पीआरई कहाँ दे दिया, इसका नाम ही नहीं दिया। इसको बोलते हैं प्रमोटर, रिप्रेशर, एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं इसको। अभी आगे नाम आ जाएगा इसका, समझ में आ गई क्या बात। फिर कौन सा है, C2 है। फिर वाला कौन सा है, क्यू वाला है। और फिर कौन सा है, PAQ। फिर ये आपको दे रखा है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है ये, स्ट्रक्चरल जीन। ये आपका हेड हो गया पोर्शन, ये कौन सा वाला, टेल रीजन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जीन है जैसे कि XIS। उसके बाद में कौन है, INT, इंटीग्रेज है कोई। उसके बाद में कोई क्या है, प्रमोटर का है, इंटीग्रेज का। तो देखो प्रमोटर इंटीग्रेज का है तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, इंटीग्रेज बनेगा ना, ट्रांसक्रिप्शन होगा इधर तो इंटीग्रेज बनेगा। उसके बाद में कोई क्या है, C3 प्रोटीन है। कौन सी है, C3। तो C3 का जीन होगा, उससे क्या बनेगी, कोई प्रोटीन बनेगी। ये डायग्राम अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अभी डायग्राम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। अभी आपको नाम याद रखना है, PRM का मतलब क्या होता है, प्रमोटर, रिप्रेशर, मेंटेनेंस। PRM का मतलब क्या है, प्रमोटर, रिप्रेशर, मेंटेनेंस। PR का मतलब क्या होता है, प्रमोटर राइट। कौन सा होता है, प्रमोटर राइट। लिखवाया नहीं क्या, प्रमोटर राइट, यहाँ पे होगा प्रमोटर, क्या है ये वाला, यहाँ पे आएगा PR मेरे हिसाब से। ये प्रमोटर लेफ्ट है इधर, और इधर क्या है, प्रमोटर राइट है। और बीच में कौन है,
प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। और PAQ होता है आपका प्रमोटर NTQ। ये क्या है? प्रमोटर NTQ। ये आपका क्या है? कहाँ गया? ये नाम दे रखा है आपको PR डैश। PR डैश का मतलब होता है प्रमोटर राइट डैश। P का मतलब क्या होता है? प्रमोटर। R का मतलब क्या है? राइट। और ये क्या है? ऊपर की तरफ डैश है, तो प्रमोटर राइट डैश। अभी आगे आ जाएगा डायग्राम के अंदर। ये वाली समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? अब देखो क्या हो रहा है। रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइसोजेनी। अब ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो वापस आ जाएगा, समझ में आ जाएगा डायग्राम। रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइसोजेनी, यदि आपको लाइसोजेनी करवानी है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बताओ? C1, C2 और C3। ये तो रहा C1, ये रहा C2 और ये रहा C3। तो यदि लेमडा को क्या करना है? लाइसोजेनी करनी है, तो उसको क्या चाहिए? C1, C2 और C3। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइसोजेनी के लिए आपको क्या चाहिए? C1, C2 और C3 चाहिए। C1 can be transcribed from PRM and PRE, promoter right maintenance और promoter promoter repressor establishment। अब इस लाइन का मतलब आगे समझ में आएगा आपको। ये बोल रहा है कि यदि आपको C1 को करवाना है एक्सप्रेस, तो देखो C1 एक्सप्रेस कहां से हो रहा है? देखो ये वाला, एक तो यहां से हो रहा है, यहां से ये वाला ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो बनेगा C1 प्रोटीन। तो इसको कौन करवा रहा है? या तो PRM, या फिर देखो ये वाला करवा रहा है, इसका नाम क्या है? प्रमोटर रिप्रेशर एस्टेब्लिशमेंट। तो यदि आपको C1 चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए? PRM और PRE चाहिए, क्योंकि यही करवा रहे हैं देखो इधर इस प्रकार से। तो PRM और PRE आपको चाहिए किसके लिए? C1 के लिए। और C1 होगा तो क्या होगा? लाइसोजेनी होगी। क्या होगी? लाइसोजेनी। मतलब लाइसोजेनी के लिए दिमाग के अंदर फिट कर लो कि क्या चाहिए आपको? C1, C2 और C3 चाहिए। और आपको C1 बनाना है तो क्या चाहिए आपको? PRM और PRE चाहिए। स्पेशली तो आपको क्या चाहिए? PRM चाहिए। फिर आपके आते हैं प्रमोटर लेफ्ट और प्रमोटर राइट। ये प्रमोटर लेफ्ट है और ये क्या है? प्रमोटर राइट है। तो प्रमोटर लेफ्ट एंड प्रमोटर राइट ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये आपके लाइटिक साइकिल के जीन के एक्सप्रेशन के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जहां पर C1, C2 और C3 आ गया वहां तो होगी लाइसोजेनी, और जहां पर प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट आ गया वहां पर क्या होगा? लाइटिक साइकिल। ये दो बात समझ में आ गई क्या आपको? लाइटिक साइकिल के लिए क्या चाहिए आपको? प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट चाहिए। और लाइसोजेन के लिए क्या चाहिए आपको? C1, C2 और C3 चाहिए। PI ये रहा, अभी बताया था प्रमोटर किसका है? ये इंटीग्रेज का है। किसका है? देखो इंटीग्रेज ही तो है ये INT का मतलब क्या है? इंटीग्रेज। तो प्रमोटर किसका है? ये इंटीग्रेज का। तो प्रमोटर जो इंटीग्रेज का है वो क्या करवाएगा बताओ? इंटीग्रेज का एक्सप्रेशन करवाएगा, इंटीग्रेज ही तो है, तो इंटीग्रेज बनवाएगा ये आगे जाकर। PR का मतलब मैंने बता दिया अभी, प्रमोटर राइट डैश। ये बता दिया ना, ये रहा प्रमोटर राइट डैश। समझ में आ गई क्या बात? PR डैश ये क्या काम करता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये रही आपकी स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनेंगे आगे जाकर? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये क्या काम करवाता है आपका? PR डैश स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। PAQ ये रहा प्रोटीन, इसको बोलते हैं प्रोटीन NTQ। क्या बोलते हैं? प्रोटीन NTQ बनवाएगा ये जाकर। और ये प्रमोटर किसका है? NTQ का ही है। तो इसका P का मतलब देखो ये तो प्रमोटर है सब, तो ये होता है प्रमोटर NTQ। क्या होता है? प्रमोटर NTQ। और क्या बनवाएगा आगे जाकर? प्रोटीन बनाएगा। किसकी बनाएगा? NTQ की प्रोटीन बनाएगा। समझ में आएगी नहीं है बात? तो ये आपका है प्रमोटर NTQ, और ये क्या करता है? एंटीसेंस RNA का फॉर्मेशन करेगा आगे जाकर। समझ में आएगी क्या बात? XIS ये रहा, इसका नाम क्या है? ये क्या करेगा आगे जाकर? जाइजिनेज, ये जाइजिनेज है। और आपका INT ये रहा इंटीग्रेज। ये स्पेशल बात है, इंटीग्रेज
दोनों साइकिल के अंदर काम करेगा, किसके अंदर, दोनों साइकिल के अंदर काम करता है। अभी इस स्लाइड के अंदर आपको याद क्या रखना है कि C1, C2 और C3 तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइसोजेनी के लिए, और प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गई, ये दो बात याद रख लो अभी, तो फिर आगे आ जाएंगे अपन। अब देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम करके बनाता हूं। ये भी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा, इंजन पढ़ा। देखो इंजन दिख रहा है क्या आपको, ये रहा इंजन। उसके बाद में क्या है C1, उसके बाद में क्या है क्रो। तो ये तो रहा इंजन, ये आपका क्या है C1, और ये क्या है आपका क्रो। ये तीन ही तो बनाया अपन ने, इंजन, C1 और क्रो। अब पीछे चलो वापस। C1 के पास में कौन है, प्रमोटर लेफ्ट और प्रमोटर राइट, यही तो है। C1 के पास में क्या है, प्रमोटर लेफ्ट भी है, प्रमोटर राइट भी है। और C1 के जस्ट पास में कौन है, PRM, कौन है, प्रमोटर राइट, सॉरी प्रमोटर राइट मेंटेनेंस में बोल दो, या प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस बोल दो। प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस है ये, समझ में आ गया। तो ये अपन ने डायग्राम बना लिया है इसके अंदर कि ये आपकी क्या है C1 प्रोटीन, क्या है C1, और C1 के पास में क्या है प्रमोटर राइट, ये तो प्रमोटर राइट हो गया पूरा, ये वाला दो। और C1 के पास में ये क्या है प्रमोटर लेफ्ट, ये प्रमोटर लेफ्ट और ये प्रमोटर राइट। बीच में कौन है C1, और C1 के जस्ट पास में कौन है आपका प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। ये आप कैसे करोगे, C1 के जस्ट पास में कौन होता है प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस, ये पास में तो है जस्ट, ये देखो ये रहा, इसे ओवरलैपिंग भी कर रहा है ये तो। समझ में आ गया क्या, पीछे डायग्राम में चलते हैं। C1 के जस्ट पास में कौन है प्रमोटर राइट, सॉरी प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस, और C1 के पास में एक तो मिलेगा आपको प्रमोटर लेफ्ट, और एक तरफ क्या मिलेगा प्रमोटर राइट। प्रमोटर लेफ्ट के इधर की तरफ चलोगे तो क्या मिलेगा आपको एंजीन, और प्रमोटर राइट के इधर चलोगे तो आप क्रोजीन। तो यही डायग्राम बनाया है मैंने। अब देखो इस डायग्राम को समझ में आ जाएगा। ये आपका C1 के जस्ट पास में कौन है प्रमोटर राइट, सॉरी प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस, यही तो है। अब C1 के जस्ट इधर कौन है प्रमोटर लेफ्ट, इधर कौन है प्रमोटर राइट, राइट के पास में कौन है क्रोजीन, और लेफ्ट में कौन है एंजीन। अब ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये डायग्राम समझ में आ गया क्या आपको, कैसे याद रखोगे। C1 के पास में कौन है PRM, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। C1 के लेफ्ट साइड में कौन है प्रमोटर लेफ्ट, और राइट साइड में कौन है प्रमोटर राइट। प्रमोटर राइट के आगे की तरफ कौन है आपका क्रोजीन, और प्रमोटर लेफ्ट के पीछे की तरफ कौन है एंजीन। याद हो गया। अब लोकेशन देखो इनकी, प्रमोटर लेफ्ट और प्रमोटर राइट, तीनों के पास में क्या है ऑपरेटर सीक्वेंस है, क्या है ऑपरेटर सीक्वेंस। कितनी थी, तीन ऑपरेटर सीक्वेंस है। देखो प्रमोटर लेफ्ट के पास में क्या है ऑपरेटर लेफ्ट फर्स्ट, ऑपरेटर लेफ्ट सेकंड, ऑपरेटर लेफ्ट थर्ड, तीन ऑपरेटर सीक्वेंस है। ऑपरेटर लेफ्ट वाला है ना ये, तो ऑपरेटर फर्स्ट, ऑपरेटर सेकंड, ऑपरेटर थर्ड, और लेफ्ट वाला हो गया तो क्या वो नाम हो गया ऑपरेटर लेफ्ट फर्स्ट, ऑपरेटर लेफ्ट सेकंड, और ऑपरेटर लेफ्ट थर्ड। तो 1 2 3, इसके पास में क्या है तीन ही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इधर OR है तो इधर क्या हो जाएगा OR, ऑपरेटर राइट फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कंफ्यूजन नहीं करना है, इधर तो देखो इधर लिखना है 1 2 3, और इसमें इधर से लिखना है आपको 1 2 3, 1 2 3 1 2 3। समझ में आ गया, तीन तीन क्या है ऑपरेटर सीक्वेंस, किसके पास में प्रमोटर लेफ्ट के पास में भी और प्रमोटर राइट के पास में भी। यहां तक समझ में आ गया क्या आपको। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो ये जो PRM है, PRM किसके पास में है बताओ, C फर्स्ट के पास में तो है। इस PRM के अंदर देखो कौन लाई कर रहा है, इस PRM के अंदर ये PRM यहाँ तक है, इसके अंदर कौन है ऑपरेटर राइट थर्ड। तो आपको पूछेगा बताओ ऑपरेटर राइट थर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है PRM में, कहाँ पे होती है PRM में। ये आपका ऑपरेटर राइट थर्ड किस में लाई करेगी PRM में, कहाँ पे करेगी PRM के अंदर होती है।
डायग्राम समझ में आ गया क्या? कंफ्यूजन है क्या किसी में? जीन याद हो गए कैसे कैसे हैं? सी फर्स्ट के पास में कौन सा है? पीआरएम। लेफ्ट साइड में प्रमोटर राइट, राइट साइड में प्रमोटर, सॉरी लेफ्ट साइड में प्रमोटर लेफ्ट और राइट साइड में प्रमोटर राइट। लेफ्ट साइड में और कौन है? एंजीन। राइट साइड में कौन है? क्रोजीन। ऑपरेटर लेफ्ट के पास में 3 ऑपरेटर सीक्वेंस है और आपके प्रमोटर राइट के पास में 3 ऑपरेटर सीक्वेंस है। और ऑपरेटर थर्ड कहाँ पे होगी आपकी? राइट वाली पीआरएम के अंदर। कहाँ पे होगी? पीआरएम। बस ये बातें आपको याद रखनी है, अब आगे समझ में आ जाएगा चीजें। देखो ये मैंने लिख दिया ओएल फर्स्ट। ओएल फर्स्ट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर लेफ्ट फर्स्ट सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट है? पीएल रीजन के अंदर। ये रहा आपका, यही तो है। ओआर फर्स्ट और ओआर सेकंड, ऑपरेटर राइट फर्स्ट और ऑपरेटर सेकंड प्रेजेंट इन पीआर रीजन। ये रही, अपने लेफ्ट की बात कर ली, सॉरी इसकी बात चल रही थी। OR3 देखो, OR3 कहाँ प्रेजेंट है? OR3 देखो कहाँ पे प्रेजेंट है? PRM के पास में। और OL फर्स्ट, OL फर्स्ट कहाँ है? PL के पास में। और OL फर्स्ट कहाँ है? प्रमोटर लेफ्ट के पास में। और OR फर्स्ट, ये OR फर्स्ट, ये OR सेकंड, ये कहाँ पे है? तीनों बात समझ आएगी क्या? क्या बोल रहा है ये? OL फर्स्ट कहाँ है? PL के पास में। OR फर्स्ट और OR सेकंड कहाँ है? PR के पास में। और OR3 कहाँ है? PRM के पास में। ये तो मैंने डायग्राम में बता दिया आपको, ये बातें लिख रखी है। PRM का मतलब क्या होता है? प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस, ये आपका PRM। अब क्या होता है, यहां तक बात समझ आ गई आपको सबको कैसे क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सी फर्स्ट का एक्सप्रेशन होता है, किसका होगा? सी फर्स्ट का हो रहा है। अब बताओ सी फर्स्ट का एक्सप्रेशन कौन करवाएगा? देखो पीछे, सी फर्स्ट का एक्सप्रेशन कौन करवा रहा है? प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस, ये तो करवा रहा है। ये प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस यही तो है। इसके पास में कोई सीक्वेंस होगी -10 -35 सीक्वेंस होगी, आपको पता है, पढ़े ना आपने? -10 क्या पढ़ा आपने? प्रिबनाउ बॉक्स पढ़ा होगा, -35 बॉक्स पढ़ा होगा आपने, समझ में आ गया ना? तो -10 -35 सीक्वेंस है, -25 सीक्वेंस होगी प्रमोटर वाली। वहां पर कोई आरएनए पुल में आकर बाइंड होगा और क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। तो एमआरएनए बनेगा तो यहाँ से फिर किसका एक्सप्रेशन होगा? देखो ये वाला है पीआरएम, यहाँ से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा आगे? C1। क्या बनेगा? C1 बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो पीछे डायग्राम में वापस चलते हैं। ये आपका प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस जब एक्सप्रेस होता है तो क्या बनाता है? इसके नीचे तो है C1, तो ये C1 बनाएगा। ये C1 एक्सप्रेस होगा तो क्या बनेगा? C1 प्रोटीन। और इसको ही क्या बोलते हैं अपन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा रिप्रेशर। कौन है ये? ये लैम्डा रिप्रेशर है। ये लैम्डा रिप्रेशर बन गया, किसकी वजह से बना है? जब पीआरएम एक्सप्रेस हुआ है तब। तो पीआरएम एक्सप्रेस होगा तो आपका C1 से क्या बनेगा? C1 प्रोटीन बनेगी और इसको बोलते हैं लैम्डा रिप्रेशर। अब ये लैम्डा रिप्रेशर बन जाएगा तो ये लैम्डा रिप्रेशर क्या काम करता है? प्रमोटर लेफ्ट को और प्रमोटर राइट को, दोनों के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। ये प्रमोटर लेफ्ट है, ये प्रमोटर राइट है। तो ये C1 प्रोटीन या लैम्डा रिप्रेशर कहां पर जाकर बाइंड हो गया? देखो OL फर्स्ट के ऊपर और OL सेकंड के ऊपर बाइंड हो गया। ये भी जाकर बाइंड हो गया OL फर्स्ट के ऊपर, थर्ड के ऊपर नहीं हुआ है, ध्यान रखना। फर्स्ट के ऊपर ज्यादा एफिनिटी है, सेकंड के ऊपर थोड़ी सी कम है। और सबसे कम किसकी है फिर? ये दोनों बराबर सी होती है। इधर कहां पे जाकर बाइंड करेगा? ऑपरेटर राइट फर्स्ट के ऊपर और ऑपरेटर राइट सेकंड के ऊपर जाकर बाइंड हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? लैम्डा रिप्रेशर कैसे बनाओगे आप? पीआरएम से, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस से बनाओगे। यहां से जैसे क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा
आरएनए पोल में आके बाइंड होगा तो C1 प्रोटीन बनेगी, और C1 प्रोटीन बनेगी तो आपके लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड के साथ में जाकर बाइंड करेगी और राइट फर्स्ट और सेकंड के साथ में जाकर बाइंड कर लेगी। तो बताओ अब पीआर वाले जीन एक्सप्रेस होंगे क्या? लेमडा रिप्रेसर जाकर बाइंड हो गई इनके ऊपर, तो पीआर और पीएल वाले जीन एक्सप्रेस है नहीं होंगे। प्रोटीन बन सकती है क्या इनकी? इनकी प्रोटीन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि लेमडा रिप्रेसर जाकर क्या हो गया है? बाइंड। अब पीआर और पीएल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे? लाइटिक साइकिल की। तो लाइटिक साइकिल चलेगी क्या? अब क्या चलेगी फिर? लाइसोजेनिक। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी ऐसे। कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर? नहीं है ना? आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना? देखो, प्रमोटर लेफ्ट और प्रमोटर राइट, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, ध्यान रखना। प्रमोटर लेफ्ट और प्रमोटर राइट दोनों के दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं। इसका मतलब इनको कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती ना? आपने लेक ऑपरेशन पढ़ा होगा, तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर को एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले से क्या है, ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। तो प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट क्या होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं, और इनके पास में 3 ऑपरेटर सीक्वेंस होती हैं। पढ़ ली ना आपने? ऑपरेटर राइट फर्स्ट, ऑपरेटर राइट सेकंड और ऑपरेटर राइट थर्ड। ऑपरेटर लेफ्ट फर्स्ट, लेफ्ट सेकंड और लेफ्ट थर्ड, 3 होती हैं। किसके लिए होती हैं ये? लैम्डा रिप्रेसर के लिए, क्योंकि लैम्डा रिप्रेसर जाकर बाइंड करता है ना वहां पे जाकर। तो किसके लिए होती हैं 3 ऑपरेटर सीक्वेंस? लैम्डा रिप्रेसर के लिए होती है। पीआरएम आपका क्या होता है? रिप्रेसर मेंटेनेंस, प्रमोटर रिप्रेसर मेंटेनेंस होता है। और ये क्या होता है आपका? ये वीक प्रमोटर होता है। क्या होता है? वीक प्रमोटर। तो ये तो वीक प्रमोटर है, तो ये वीक प्रमोटर है, तो इसको क्या चाहिए फिर? एक्टिवेटर चाहिए। क्या चाहिए इसको? एक्टिवेटर। तो इसको चाहिए एक्टिवेटर। इसको किसकी नीड पड़ने वाली है? एक्टिवेटर की नीड पड़ने वाली है। प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट को पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है पहले से ही है। इफ रिप्रेसर बाइंड देन नेग्लिजिबल। अब ये मेरे को बताओ, ये पीआरएम क्या है? वीक प्रमोटर है। अब इसके ऊपर कोई रिप्रेसर जाकर बाइंड हो गई तो ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पीआरएम पहले से क्या है? वीक प्रमोटर है, और रिप्रेसर और बाइंड करवा रहे हो आप, तो फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन ना के बराबर होगा। तो इफ रिप्रेसर बाइंड देन नेग्लिजिबल ट्रांसक्रिप्शन, यदि इसके ऊपर क्या कौन जाकर बाइंड कर जाएगा? रिप्रेसर जाकर बाइंड करेगा। तो पहले से ही तो ये वीक प्रमोटर है, इसको तो क्या चाहिए था? एक्टिवेटर। और आप वापस से क्या जाकर बाइंड करवा रहे हो? रिप्रेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा आपका? नेग्लिजिबल, नगण्य हो जाएगा। और ये मैंने बता दिया आपको OR3 कहां पे करेगी लाई? कहां पे करेगी? आपके पीआरएम, प्रमोटर रिप्रेसर मेंटेनेंस। ये वाली स्लाइड समझ में आ गई क्या आपको? इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। पीएल और पीआर तो क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, और आपका पीआरएम क्या है? आपका वीक प्रमोटर है। इधर देखो लैम्डा रिप्रेसर की बात चल रही है। लैम्डा रिप्रेसर को क्या नाम दिया अपन ने? C1 प्रोटीन तो बोला है। ज्यादा एफिनिटी किसके साथ में है? देखो ये एफिनिटी बता रखा है इसने, हाई एफिनिटी फॉर OR फर्स्ट और OL सेकंड। मतलब सबसे पहले यदि ये बन गया आपका लैम्डा रिप्रेशन, तो सबसे पहले जाकर कहां पे बाइंड करेगा? OR फर्स्ट के ऊपर और OL फर्स्ट के ऊपर। तो OL फर्स्ट और OR फर्स्ट, इनके लिए सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी किसकी? लैम्डा रिप्रेशर की। तो लैम्डा रिप्रेशर की सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी राइट फर्स्ट के साथ में और लेफ्ट फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट फर्स्ट के साथ में है। फिर उससे कम सेकंड के साथ में। तो सबसे ज्यादा किसके लिए है? OR फर्स्ट, OL फर्स्ट के लिए। फिर उससे कम OR सेकंड। ये तो बराबर सी होती है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये वाली बात याद रखना है। यहां पर कोऑपरेटिव बाइंडिंग करवानी पड़ेगी अपन को। क्या करवानी पड़ती है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मतलब लैम्डा रिप्रेसर क्या करता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है। यदि एक बार क्या करेगा? OR फर्स्ट के ऊपर जाकर बाइंड हो गया, तो OR सेकंड पे भी जाकर बाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली यूनिट क्या करवाती है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग करवाती है। जैसे हीमोग्लोबिन वाली सब देखी होगी आपने, पढ़ी ना? हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसमें बताओ क्या देखने को मिलती है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग देखने को मिलती है ना? सेम टू सेम वैसा ही होता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग करवाएंगे यहाँ पे,
इसमें क्या होगा, आल्सो रिक्रूट लैम्डा रिप्रेशर एट वीक OR2 एंड OL2 साइट। ये क्या बोल रहे हैं, यदि लैम्डा रिप्रेशर किसके साथ में जाकर बाइंड हो गया, OL फर्स्ट और OR फर्स्ट के पास में जाकर बाइंड हो गया, तो ये ओवरलैप प्रेशर को क्या करता है, अपने पास में बुलाता है और किसके साथ में बाइंड करवा देगा, सेकंड के साथ में भी, और चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो देखो इसकी कहानी क्या है, यदि लैम्डा रिप्रेशर एक बार बन गया तो इसकी हाई एफिनिटी किसके लिए है, प्रमोटर लेफ्ट के फर्स्ट के पास में और प्रमोटर राइट के फर्स्ट के पास में, ऑपरेटर के पास में। यहां पर जैसे ही जाकर बाइंड होता है ये, तो रिप्रेशर को और बुलाता है कि यहां पर भी क्या हो जाओ, बाइंड हो जाओ। तो यहां पर भी बाइंड हो जाएगा और OR OL सेकंड के ऊपर भी बाइंड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, मतलब इसके पास में जाकर तो बाइंड हो ही रहा है, इसका भी सहयोग करवा रहा है कि तू भी आकर क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। समझ में आई क्या बात। तो लैम्डा रिप्रेशर क्या शो करता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है। किसके लिए, OR2 और OL2 के लिए। PR एंड PL आर ऑफ। अब मेरे को बताओ, ये जब लैम्डा रिप्रेशर बन गया है तो ये जाकर किसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, PR और PL, प्रमोटर लेफ्ट और प्रमोटर। तो इनके जीन एक्सप्रेस होंगे क्या, नहीं होंगे। तो कौन सी साइकिल नहीं चलेगी, लाइटिक साइकिल नहीं चलेगी। C1 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लाइसोजेनी के लिए। इसका मतलब लाइसोजेनी चलेगी अब। और जब PR और PL क्या हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए ना, इनको इनएक्टिव कर दिया, तो कौन सी नहीं चलेगी, लाइटिक साइकिल नहीं चलने वाली है। तो PR और PL, प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट क्या हो गए हैं, क्यों, क्योंकि लैम्डा रिप्रेशर बन गया है, बन गया ना। C1 का तो क्या नाम है, लैम्डा रिप्रेशर बोलते हैं ना। तो लैम्डा रिप्रेशर जब बन गया तो लाइटिक साइकिल नहीं होगी, क्या चलने वाली है, लाइसोजेनी। क्या चलेगी, लाइसोजेनी। अब ये देखो डायग्राम, इस डायग्राम में आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, पहले तो जीन देखो आप, जीन सही है क्या, OR3 OR2 OR फर्स्ट किसकी बात चल रही है, ये तो क्या है, प्रमोटर राइट की बात चल रही है। प्रमोटर राइट में तो होते हैं ऑपरेटर राइट 3 2 1, और इधर क्या जाएगा, क्रोजीन। और ऑपरेटर सॉरी प्रमोटर राइट के पास में क्या होता है, C1, और C1 के जस्ट पास में क्या होता है, प्रमोटर राइट मेंटेनेंस, सॉरी प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस होता है, PRM होता है ना। तो C1 के पास में तो ये तो क्या है, पूरा PRM, और इस PRM के अंदर ही कौन होती है, OR3 होती है ना। और ये क्या है, OR2 और OR1। इसका मतलब ये क्या है, पूरी की पूरी ये PR है, दिख रहा है क्या आपको, ये तो PR है। तो PR के अंदर क्या है, देखो ये रहा PR के अंदर क्या है, OR3 2 और फर्स्ट, यही तो है। और इधर क्या है आपका, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनर, और इधर क्या है, C1। तो ये डायग्राम में तो बना रखा है अपन ने, उसको जूम करके दिखा दिया मैंने आपको, OR3 को, 2 को और 1 को। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या करवा हो, लाइसोजेनी करवानी, क्या करवानी है, लाइसोजेनी करवानी है। ये जीन तो आपको पता है। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है आपका, OR फर्स्ट के ऊपर जाकर कौन बाइंड हो गया है, अभी हुआ था ना, जब C1 से क्या बन गया था आपका, लैम्डा रिप्रेशर बना था ना C1 जीन से, तो सबसे पहले जाकर कहां पे बाइंड होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिनिटी C के पास में होती है इसके लिए। तो यहां पर जाकर बाइंड हो गया, यहां पर तो जाकर बाइंड होता ही होता है। ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग की हेल्प से किसके साथ में और जाकर बाइंड हो जाता है, OR2 के साथ में होता है, नहीं हो गया, टेट्रामर में गया ना ये। अब क्या करवाएगा ये, प्रमोटर राइट को क्या बोलता है, रुको जरा, क्योंकि मैं बन गया हूं। तो लैम्डा रिप्रेशर जब बन गया
तो प्रमोटर लेफ्ट को और प्रमोटर राइट को, दोनों को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, बंद करवा देगा ना। मतलब क्या नहीं चलेगी, लाइटिक साइकिल तो नहीं चलेगी, लाइटिक साइकिल तो नहीं चलने वाली, क्योंकि ग्लैंडुलर रिप्रेशन बन गया है और बाइंड भी हो गया जाकर। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिप्रेशन किसका किया जाएगा, प्रमोटर लेफ्ट और प्रमोटर राइट, दोनों का रिप्रेशन किया जाएगा। तो पी आर और पी एल के लिए तो क्या कर रहा है, ये रिप्रेशन कर रहा है, उनको तो रोक रहा है, लाइटिक साइकिल नहीं होने दे रहा। और खुद के पास में, इसके पास में क्या है, देखो एक्टिवेटरी रीजन है इसके पास में, खुद के पास में, और ये एक्टिवेटरी रीजन क्या करवाता है, OR3 है ये, यहां पर किसको बुलाता है, आरएनए पॉलीमरेज को। कहां पे बुलाता है, आरएनए पॉलीमरेज को। और क्या करवाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, क्या कर दो, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दो। तो ये खुद के लिए तो क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है, ये खुद के पास में तो एक्टिवेटरी रीजन है ना, तो खुद का तो लैम्डा रिप्रेशन है क्या, C1 ही तो है, तो खुद का तो खुद के लिए तो क्या है, ये बेनिफिशियल काम करता है। और PR और PL के लिए क्या करता है, रिप्रेशन का। तो खुद के लिए तो एक्टिवेटर का काम कर रहा है, और PR और PL के लिए क्या कर रहा है, रिप्रेशर का काम कर रहा है। बोलो बात समझ आ गई क्या। तो इसको तो क्या करेगा, ये लाइटिक साइकिल तो क्या कर देगा, बंद करवा देगा और लाइसोजेनिक करवाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा फिर, PRM का ही तो होगा। और PRM क्या करवाता है बताओ, PRM किसको एक्सप्रेस करवाएगा, C1 को, और C1 बनेगा तो रिप्रेशन बनेगा वापस से, और रिप्रेशन बनेगा तो लाइसोजेनी होगी, क्या होगी, लाइसोजेनी। ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ऐसे तो क्या होगा, हमेशा लैम्डा रिप्रेशन बनता रहेगा, फिर तो लाइटिक साइकिल चलेगी नहीं। हमेशा रिप्रेशन किसका होगा, PR और PL का। तो ऐसे तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा लैम्डा रिप्रेशन, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलता है। फिर क्या होता है, जब एक लिमिट से ज्यादा क्या होगा, लैम्डा रिप्रेशन बनने लग जाएगा। लिमिट से ज्यादा क्या होगा, लैम्डा रिप्रेशन बनने लग जाएगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं चल रही है, लाइटिक साइकिल ही नहीं चल रही है, लाइसोजेनी नहीं चल रही है। इसका मतलब लैम्डा रिप्रेशन क्या रहेगा, बनता रहेगा। क्यों बनता रहेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज धड़ाधड़ काम करेगा आगे की तरफ। तो PRM बनेगा, PRM से क्या बनेगा, C1 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 ही बनती जाएगी। तो फिर तो क्या होगा, लैम्डा रिप्रेशन ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा बनने लग जाता है। तो क्या होता है, तो देखो क्या होता है, जब लैम्डा रिप्रेशन ज्यादा बनता है तो ये OR3 के पास में भी जाकर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। कहां पे जाकर बाइंड हो जाएगा, OR3। OR3 कहां पे है, PRM में। तो प्रमोटर भी जो -10 -35 सीक्वेंस होते हैं ना, जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर ये रिप्रेशन जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड। अब बताओ आरएनए पोल में जाकर बाइंड हो सकता है यहाँ पर, रिप्रेशन ही बाइंड हो गई जाकर यहाँ पर, खुद के प्रमोटर के पास में रिप्रेशन जाकर बाइंड हो गई है, तो आरएनए पोल में जाकर रिक्रूट नहीं होगा। और आरएनए पॉलीमरेज का रिक्रूट नहीं होगा तो PRM का एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो PRM का एक्सप्रेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, तो लैम्डा रिप्रेशन नहीं बनेगा। जो ज्यादा बन रहा था ना वो नहीं बनेगा, अमाउंट क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी वापस से। समझ में आई ना। तो ज्यादा बनने लग गया लैम्डा रिप्रेशन तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये फिर बाइंड नहीं होगा। कब नहीं होता है, एक ही कंडीशन है, जब लैम्डा रिप्रेशन ज्यादा बन जाए तो वो कहाँ पे जाकर बाइंड हो जाएगा, OR3 पे। वैसे नॉर्मली लैम्डा रिप्रेशन OR3 पे जाकर बाइंड नहीं होता है, OR फर्स्ट और OR सेकंड, या फिर OL फर्स्ट या OL सेकंड पे जाकर बाइंड होता है। क्योंकि C1 को एक्सप्रेस करवाने वाला ही कौन है, PRM है, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। लेकिन लाइटिक साइकिल चल नहीं रही, प्रमोटर राइट और लेफ्ट क्या है, रिप्रेस हो गए हैं। अब लैम्डा ज्यादा बनने लग गया है, एक कंसंट्रेशन से ज्यादा बनेगा, तो ये खुद के प्रमोटर के पास में जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा OR3 के पास में ही। अब OR3 के पास में जाकर बाइंड हो गया है PRM के पास में ना, तो फिर आगे की तरफ आरएनए पॉलीमरेज आगे रिक्रूट नहीं होगा, तो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसका मतलब रिप्रेशर ज्यादा होकर भी क्या नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा होगा तो भी काम नहीं करेगा। तो इसकी एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन की जाती है। ये कम होगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे, और ये ज्यादा होगा तो खुद के पास में जाकर बाइंड हो जाएगा। तो इसकी क्या करेंगे, एक मेंटेन लेवल क्या की जाएगी, कंसंट्रेशन की दिखाई जाएगी आपको इस प्रकार से डायग्राम के अंदर।
इधर आपका लेमडा की कंसंट्रेशन है, इधर टाइम दे रखा है। लेमडा की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, एक मैक्सिमम पे जाएगी तो खुद के OR3 के पास में जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो फिर ये आपको क्या देखने को मिलती है, कांस्टेंट लाइन देखने को मिलती है। रिप्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। अब इस बात को सुनो, PRM क्या होता है आपका, वीक प्रमोटर होता है। क्या होता है पता है ना आपको। लेमडा रिप्रेशर क्या काम कर रहा है, प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट के लिए तो क्या कर रहा है, रिप्रेशर का काम कर रहा है ये, और खुद के लिए क्या कर रहा है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है, करता है ना PRM के पास में। जब एक कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी लेमडा की कंसंट्रेशन, तो फिर क्या होगा, आपका लेमडा रिप्रेशर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि OR3 के पास में जाकर ये खुद ही बाइंड हो जाता है। समझेंगे ना। तो PRM से क्या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, RNA पोलीमरेज रिक्रूट नहीं होगा, क्योंकि नाम ही क्या है, PRM का नाम क्या है, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। रिप्रेशर को क्या कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है। समझ में आई क्या बात। लेमडा रिप्रेशर यदि आपका क्या है, कम है, तो कम है तो क्या होगा, PR और PL क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे ना। फिर तो क्या चलेगी, लाइटिंग साइकिल चलेगी। यदि कम है तो OR फर्स्ट के ऊपर और OL फर्स्ट के ऊपर जाकर बाइंड नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर क्या होंगे, आपका प्रमोटर राइट भी बनेगा और प्रमोटर लेफ्ट भी बनेगा। तो जिससे क्या चलेगी, आपकी लाइटिंग साइकिल चलेगी। और ज्यादा हुआ कंसंट्रेशन तो लाइटिंग साइकिल नहीं चलेगी। और कहां पे जाकर बाइंड करेगा ये, OR3 के पास में जाकर बाइंड करेगा, और RNA पोलीमरेज को फिर बाइंड नहीं होने देगा। समझ में आएगी क्या बात आपको। क्योंकि आपका RNA पोलीमरेज होता है वो भी तो क्या करता है, प्रमोटर पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है ना, -10 -35 सीक्वेंस को। तो वहां पर जाकर पहले कौन बाइंड हो गया, लेमडा रिप्रेशर जाकर बाइंड हो गया है, तो RNA पोलीमरेज जाकर रिक्रूट नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा होगा तो वैसे काम नहीं करेगा, और कम होगा तो कौन स्टार्ट हो जाएगा, लाइटिंग साइकिल। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या की जाएगी, कांस्टेंट रखी जाती है। समझ में आएगी क्या बात आपको। PRM देखो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिप्रेशर इज नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। PRM क्या करता है, रिप्रेशर की जो कंसंट्रेशन है उसको ना तो बढ़ने देता है और ना ही घटने देता है। समझ में आ गई बात। क्योंकि बढ़ेगा तो रिप्रेशन हो जाएगा, घटेगा तो लाइटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो नाम ही क्या है देखो इसका, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। कंसंट्रेशन इज लेमडा मेंटेन एट कांस्टेंट लेवल। कांस्टेंट लेवल पे क्या की जाएगी, लेमडा की रिप्रेशर की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखा जाएगा। इसलिए इसका नाम ही देखो क्या है, रिप्रेशर मेंटेनेंस रखा गया है। रिप्रेशर को क्या कर गया, मेंटेन करके रखेगा, कांस्टेंट रखेगा इसकी कंसंट्रेशन को। समझ में आ गई क्या बात, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या बता रखा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ लेमडा रिप्रेशर इज टू हाई, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, देन इट्स आल्सो बाइंड टू OR3 विच लाइज विद PRM। जो कहां पे लाइज करता है, PRM के अंदर। PRM के अंदर तो है OR3 आपका, जिससे PRM का क्या होगा, रिप्रेशन। और जब PRM का रिप्रेशन हो गया तो कि नाम ही क्या है देखो PRM का, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। तो PRM का रिप्रेशर हो गया तो RNA पोलीमरेज में आकर बाइंड नहीं होगा, तो C1 प्रोटीन नहीं बनेगी, तो लेमडा रिप्रेशर फिर नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन क्या हो, टू हाई हो, ज्यादा हो। समझ में आ गई क्या बात, यहां तक कैसे काम कर रहा है। एक्सेसिव DNA डैमेज टू होस्ट। लाइसोजेनी पढ़ ली अपन ने, अब क्या पढ़ेंगे, लाइटिक साइकिल। क्या पढ़ेंगे, लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनी पढ़ ली ना आपने, लाइटिक साइकिल। एक्सेसिव DNA डैमेज हो जाए, ज्यादा क्या हो जाए, DNA डैमेज हो जाए, किसका, होस्ट का। होस्ट कौन है, बैक्टीरिया तो है आपका, इकोलाई बैक्टीरिया तो है। तो क्या नहीं होगी, लाइसोजेनी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, लाइटिक इंडेक्शन। और जब आपको पता है लाइटिक इंडेक्शन होगा तो आपको PR और PL को एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा ना, और लेमडा रिप्रेशर को क्या करवाना पड़ेगा, इनएक्टिव करवाना पड़ेगा। अब कैसे पॉसिबल है ये चीजें, ये कैसे पॉसिबल होगा। DNA डैमेज का मतलब क्या है,
यदि यूवी लाइट का क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए बैक्टीरिया के ऊपर, या फिर डबल स्टैंडर्ड क्या लग जाए, ब्रेक लग जाए डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर या तो डबल स्टैंडर्ड का ब्रेक लग जाए या यूवी का अपन क्या करवा दे, एक्सपोजर करवा दे, यूवी लाइट डाले, तो क्या होगा, वहां पर एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी जिसका नाम क्या है, रेक ए। और ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, रेक ए प्रोटीन। रेक ए प्रोटीन का देखो काम दो जगह पे है, एक तो रिकॉम्बिनेशन करवाने को हेल्प करती है, ये क्या करवाती है, ये रिकॉम्बिनेशन। और दूसरा कहाँ पे काम करती है, एसओएस रिपेयर के अंदर। सोर्स रिपेयर के साथ में इमरजेंसी होता है ना, ये इमरजेंसी पाती होता है ना, तो रिकॉम्बिनेशन के अंदर और सोर्स के अंदर काम करती है कौन, रेक ए प्रोटीन। और ये काम करती है लेक्स ए को डिग्रेड करवाती है, आपने काम पढ़ा होगा वहां पे, लेक्स ए को क्या करवाती है, ये डिग्रेड करवाने का काम करती है कौन, आपकी रेक ए प्रोटीन। और जब लेक्स ए डिग्रेड हो जाता है तो वहां पर कौन से पॉलीमरेज का फॉर्मेशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5। डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 क्या काम करवाते हैं बताओ मेरे को, हाँ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कहाँ पे काम करता है, क्या करवाता है, क्या काम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, प्रोक्यूटिंग में बात चल रही है, प्राइमर, प्राइमर बनाता है हटाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, सेकंड क्या करता है, ये तो बीआर के अंदर काम करता है ना, बेस एक्सेशन रिपेयर के अंदर। और थर्ड वाला ये रेप्लिकेशन में काम करता है, तो मेजर रेप्लिकेशन होता है ना ये। और फोर्थ और 5 ये ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस करवाते हैं, टीएलएस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, टीएलएस। बात समझ आई आपको, टीएलएस करवाने का काम करते हैं कौन, आपके 4 और 5। टीएलएस का मतलब क्या होते हैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके जोड़ देंगे वो, है ना। जब आपके ओ डीएनए पॉलीमरेज फेल हो जाते हैं ना, तो आपकी 4 और 5 आते हैं और कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड जोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर बताओ किसको एक्टिवेट किया जाएगा, टीएलएस। और देखो रेक ए प्रोटीन क्या काम करती है, इंटरेक्ट विथ लैमिनार रिप्रेशर, और ये किसके ऊपर हाथ रखती है, लैमिनार रिप्रेशर के ऊपर भी हाथ रख देती है। तो क्या होता है, देखो पहले तो क्या किया, इस लैमिनार रिप्रेशर ने क्या किया है, देखो इस लैमिनार रिप्रेशर ने यहां पर इस डायग्राम के अंदर जब लैमिनार रिप्रेशर बना था ना, तो इस लैमिनार रिप्रेशर ने किसके ऊपर हाथ रखा था, प्रमोटर राइट और प्रमोटर, तो इन्होंने अपने गर्दन काट के दे दी, इसको दे दी थी ना, लाइट इंडक्शन नहीं हुआ फिर। अब दूसरा काम देखो क्या हो रहा है, अब ये रेक के प्रोटीन देखो किसके ऊपर हाथ रख रही है, रेक के प्रोटीन लेक्स ए को डिग्रेड करती है, रेक के प्रोटीन किसके ऊपर हाथ रख रही है, लेक्स ए को, तो लेक्स ए के अपनी गर्दन काट के दे देता है, डिग्रेड हो गया। लेक्स ए किसके ऊपर हाथ रख रही है, लैमिनार रिप्रेशर अपनी गर्दन काट के दे देगा इसको। अलो इट्स प्रोट्यूराइटिक क्लीवेज, जैसे ही रेक ए प्रोटीन लैमिनार रिप्रेशर के साथ में बाइंड होती है, इंटरेक्ट करती है, तो लैमिनार रिप्रेशर का क्या होता है, प्रोट्यूराइटिक क्लीवेज होता है, लैमिनार रिप्रेशर अपनी गर्दन काट के दे देता है इसको कि संभालो। नो कोऑपरेटिव बाइंडिंग, तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग भी नहीं होगी, और क्या नहीं होगा, प्रोटीन वहां से क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी। इस लाइन को समझो डायग्राम से, ये देखो डायग्राम, ये सी फर्स्ट जीन है, ये OR2 OR फर्स्ट है, 3 को नहीं बनाया मैंने, उसका कोई काम नहीं अभी। ये अभी OR फर्स्ट के ऊपर कौन आकर बाइंड हो गई थी, रिप्रेशर प्रोटीन आकर, सबसे ज्यादा एफिनिटी सी के पास में होती है, और किसको बुला के रखती है, ये सेकंड को भी बुला के रखती है, सेकंड के पास में आ जाती है ना कोऑपरेटिव बाइंडिंग वजह से। अब यहां पर आकर कौन इंटरेक्ट कर रहा है इनके साथ में, रेक ए प्रोटीन, जैसे इंटरेक्ट करता है तो ये अपना क्या करती है,
प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज करती है ना, और क्लीवेज करके क्या कर देती है, इसको दे देती है अपना सर निकाल के दे देती है, निकाल के दे दी ना। अब बताओ कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो रही थी, होगी क्या अब इनके पास में? अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होगी लेमिनार रिप्रेशर की। तो रेक ए का इंपॉर्टेंट काम है, रेक जब इंटरेक्ट करता है लेमिनार रिप्रेशर के साथ में, तो लेमिनार रिप्रेशर क्या हो जाएगा, अपना क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, और खुद का क्लीवेज करेगा, कट लगाएगा अपने ऊपर ही। तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। क्या हो गया है, इनएक्टिव, सेपरेट हो गया ना। देखो सेपरेट लेमिनार रिप्रेशर काम कर पाएगा क्या अभी ये? अभी काम नहीं कर पाएगा। मेहरबानी किसकी है, रेक ए की, किसको चलाने के लिए, लाइटिक साइकिल को चलाने के लिए। समझ में आ गई ये बात? कब चलेगी लाइटिक साइकिल, जब एक्सेसिव डीएनए डैमेज हो या डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक लग जाए, तब की बात है। यहां तक बात समझ में आ गई? नॉर्मल कंडीशन में देखो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में अपन ने यही पढ़ा है कि जो लेमिनार रिप्रेशर है पीआरएम बनेगा, पीआरएम से C1 बनेगी, और ये क्या करती है, राइट वाले को और लेफ्ट वाले को जाकर क्या कर देती है, रिप्रेस कर देती है। ब्लॉक वाला नाम अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, है ना, रिप्रेस कर देती है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये रिप्रेस कर देगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है बताओ, लाइसोजाइम को मेंटेन करके रखा जाता है। क्रो, क्रो का काम क्या है, देखो क्रो का नाम देखो क्या है, कंट्रोलर ऑफ लैम्डा रिप्रेशर। मतलब लैम्डा रिप्रेशर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एक तो कौन कर रहा है कंट्रोल, रे के क्लीवेज करवा रहा है नहीं, एक कौन कर साथ देने के लिए कौन आएगा, और क्रो, कंट्रोलर ऑफ लैम्डा रिप्रेशर। और इसकी एफिनिटी किसके साथ में ज्यादा होती है, OR3 के सबसे ज्यादा पास में जाकर बाइंड करता है। OR3 कहाँ होता है, PRM में। बताओ PRM के पास में जाकर क्रो बाइंड हो जाए तो क्या होगा, प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस। PRM का काम क्या था, C1 को बनाना ही तो था। अब ये क्रो बन गया है, और क्रो जाकर वहां पे बाइंड हो जाए OR3 के पास, सॉरी OR3 के पास में। OR3 कहाँ होता है, PRM में, तो RNA में जाकर बाइंड नहीं होगा, तो C1 प्रोटीन नहीं बनेगी, और C1 प्रोटीन नहीं बनेगी तो लेमिनार रिप्रेशर किसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, किसको रिप्रेस नहीं कर पाएगा, PR और PM को। कहानी समझ में आएगी नहीं आई? ये क्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रो की एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, और लेमिनार रिप्रेशर की फर्स्ट के साथ में होती है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखना ना। अब देखो ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। जब यूवी का एक्सपोजर होगा, तो यूवी का एक्सपोजर होने पर क्या होगा C1 प्रोटीन, C1 प्रोटीन से कौन बनता है, नॉर्मली लेमिनार रिप्रेशर बनता है ना C1 प्रोटीन से। लेकिन यूवी का एक्सपोजर हो गया है, एक्सपोजर तो कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, रेखे, और रेखे क्या करती है, इसके ऊपर अपना हाथ रखती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर काट के दे देगा अपना लेमिनार रिप्रेशर, तो ये क्या हो गया, डिग्रेड हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम भी हो गई है, डिग्रेड भी हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। अब लेमिनार रिप्रेशर नया नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नया बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी ना, तो नए वाले को रोकना है और पुराने वाले को क्या करते रहना है, डिग्रेड करते रहना है। तभी तो मेंटेन करेंगे अपन किसको, लाइटिक साइकिल को। लाइटिक साइकिल तभी मेंटेन हो पाएगी अपनी। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एंजीन आपको पता है, C1 पता है आपको, ये PRM होता है, और ये क्या होता है आपका क्रो। अब OR2 OR को छोड़ो उनको अभी, अब ये पर सिर्फ फोकस किस पे है, OR3 पर। तो अपन बात इसी करने जा रहे हैं, क्रो की बात करने जा रहे हैं। अब इस डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, एक तो क्या काम हो रहा है, रेक एज आ गई है, जब यूवी का क्या हो रहा है, एक्सपोजर, तो ये क्या करेगी, जो बना हुआ लेमिनार रिप्रेशर है उसको तो कम करती रहेगी, डिग्रेड करती रहेगी। अब इसमें और प्रोसेस क्या होना चाहिए कि नया वाला लेमिनार रिप्रेशर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये PRM जग गया, यदि OR3 जग गया, PRM जग गया ना, तो ये क्या करवाता है बताओ, C फर्स्ट को बनवाएगा, तो लेमिनार रिप्रेशर बनेगा, फिर तो इसको ब्लॉक करो। C1 कहां से ब्लॉक हो सकता है, OR3 से ब्लॉक हो सकता है, जो कहां पे लाई करता है, PRM में। इसको ब्लॉक करना है ना, तो कौन बनेगा, क्रो बनेगा। कौन बनेगा, क्रो। और जैसे क्रो बनता है, क्रो को कौन बनवाता है, प्रमोटर राइट, और प्रमोटर लेफ्ट एंजीन को बनाता है। देखो स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी ना,
उसमें अपन ने देखा था ये आपका प्रमोटर राइट है, देखो ये एक्सप्रेस हो गया इधर ऐसे, तो क्या क्या बनेगा, देखो इधर बन गया ना करो, और क्या बनेगा, C2 भी बनेगी, और क्या बनेगा, Q भी बनेगा, ये सब बनेंगे। इधर देखो प्रमोटर लेफ्ट, इधर ये बनेगा, कौन बन रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो NU बनेगा। तो प्रमोटर राइट एक्सप्रेस हो गया, कब हुआ, UV का एक्सप्रेस हो गया। प्रमोटर राइट जैसे एक्सप्रेस होता है तो कौन बनेगा, क्रो बन गया। प्रमोटर राइट भी सॉरी लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस होगा, इधर से क्या बनेगा, दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो गए, तो इधर से तो एंजिन बनेंगे, ऑन हो जाएंगे, और इधर से आपके क्रो एक्टिवेट हो जाएगा। क्रो प्रोटीन बन गया है, लेकिन ये भोला वाला रिप्रेशर है, लेमडा की तरह नहीं है ये अपना, ये भी तो रिप्रेशर करेगा, तो ये जाकर कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, OR3 पर। अब जब क्रो OR3 के ऊपर जाकर बाइंड करता है तो ये किसको इनहिबिट करेगा, लेमडा रिप्रेशर को, क्योंकि OR फिर PRM से क्या नहीं बने देगा ये, तो इसको क्या कर देगा, बंद करवा देगा, कि नया लेमडा रिप्रेशर नहीं बनना चाहिए, और पुराने वाले को काम कौन ठिकाने कौन लगा रहा है, रे के। समझ में आ गई ये बात। जो लेमडा रिप्रेशर होता है वो पहले से क्या होता है आपको पता है, वीक प्रमोटर, और PRM और PM, PRL और PM क्या होता है, PR और PL ये तो क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं, ये तो पहले पढ़ लिया था अपन ने। ये कहानी समझ में आ गई। इसका मतलब PR भी एक्सप्रेस रहेगा और PL भी क्या रहेगा, एक्सप्रेस रहेगा, तो लाइटिक जीन क्या रहेंगे आपके, ऑन रहेंगे, लाइटिक साइकिल ऑन रहेगी ना आपकी। कहानी समझ में आ गई क्या, ये वाला पढ़ो देखिए। ये जो मैंने बताया ना आपको, सेम टू सेम वही है। समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो ये लेमडा फेज बैक्टीरिया में, स्टार्टिंग वाला डायग्राम देखो आप, लेमडा फेज बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। अब उसको कैसे पता लगेगा कि लाइटिक साइकिल करनी है मेरे को या फिर लाइसोजेनी करनी है, तो उसको कहां से पता लगेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ से, कि बैक्टीरिया फास्ट ग्रोथ कर रहा है तो लाइटिक साइकिल करवाओ, और बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ कर रहा है तो लाइसोजेनी करवाओ। अब कैसे होता है वो देखो, डिपेंड्स अपॉन बैक्टीरियल ग्रोथ कंडीशन, फास्ट रैपिड ग्रोथ या फास्ट ग्रोथ होगी तो लाइटिक साइकिल चलेगी, और स्लो ग्रोथ होगी तो लाइसोजेनी साइकिल चलेगी। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफेज है, अपना वायरल जीन इंसर्ट करेगा, वायरल DNA, तो अब इसको पता कैसे लगेगा कि क्या करनी है, लाइटिक करनी है या लाइसोजेनी करनी है। तो फिर ये काम होगा कि रैपिड ग्रोथ होगा तो लाइसोजेनी करो, और आपकी स्लो ग्रोथ हो सॉरी लाइटिक साइकिल करो, और स्लो ग्रोथ हो तो लाइसोजेनी करो। कंडीशन फर्स्ट लेके चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या कर रहा हो, स्लो ग्रोथ कर रहा हो, तो स्लो ग्रोथ करेगा तो क्या होगा आपको बताओ, लाइसोजेनी होगी, क्या होगी, लाइसोजेनी। अब कैसे होती है वो अपन देखते हैं। लाइसोजेनी के अंदर क्या करेगा, बैक्टीरिया लाइटिक साइकिल नहीं करेगा, मतलब बैक्टीरियोफेज क्या नहीं करेगा, लाइटिक साइकिल नहीं करेगा। जो आपका लेमडा फेज है ना, वो बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, क्योंकि फास्ट ग्रोथ करता है तभी तो फ्रेगमेंट बनते हैं ना, तभी नए नए बैक्टीरिया फेज निकलते हैं। इसका मतलब स्लो ग्रोथ चल रही है बैक्टीरिया की, पहले बैक्टीरिया कम है और स्लो ग्रोथ और चल रही है, इसका मतलब लेमडा फेज उसको मारने वाला नहीं है, किल करने वाला नहीं है, इंटीग्रेशन करेगा उसके साथ में, क्या करेगा, इंटीग्रेशन। और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे आपका बैक्टीरियोफेज भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यही चलने वाला है। इट विल अलो होस्ट टू इंक्रीज इन नंबर, ये जब लाइसोजेनी करता है बैक्टीरियोफेज तो ये बोलता है होस्ट को
कि आराम से डिवाइड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले स्लो ग्रोथ कर रहे हो, तुम ही मर जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा। समझ में आ गई बात। तो उसको क्या करने देता है, नंबर में क्या करता है, इंक्रीजमेंट करवाने देता है अभी होस्ट को। तो धीरे 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 होस्ट क्या करेगा, इंक्रीज होगा नंबर में, स्लो ग्रोथ करेगा। बैक्टीरियल तो देखो क्या होता है, जब स्लो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया क्या करेगा, स्लो ग्रोथ करेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर एक जीन का एक्सप्रेशन होता है, नाम क्या है, HFL। और जब बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ करता है ना, तो HFL जीन का कम एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ग्रोथ क्या हो रही है, स्लो। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है, समझ में आई ये बात। इसका नाम दे रखा है इधर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइसोजेनी। तो जब बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ करेगा तो बैक्टीरिया के अंदर HFL जीन मिलेगा, उसका एक्सप्रेशन भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसका जीन है, एमआरएनए बनेगा, कोई प्रोटीन बनेगी, तो इसका जो प्रोडक्ट है नाम क्या है, FTSH, वो भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो जब बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ करेगा तो उसके अंदर पाया जाने वाला जीन HFL, उसकी अमाउंट भी क्या रहेगी, कम। और प्रोटीन प्रोडक्ट का नाम क्या है, FTSH, वो भी क्या रहेगा, ये आपको याद रखना है। तब की बात चल रही, कंडीशन क्या दे रखी है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली FTSH डिग्रेड करता है किसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। नॉर्मली जो FTSH होता है ना, वो किसको डिग्रेड कर देता है, लैम्डा फेज को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देता है। अब बताओ FTSH किसको डिग्रेड करेगा, लैम्डा फेज को करेगा। अभी FTSH इधर पहले से क्या है, कम है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। तो बताओ लैम्डा रिप्रेसर को डिग्रेड किया जाएगा क्या, लैम्डा रिप्रेसर को डिग्रेड किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा, क्योंकि ग्रोथ क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो स्लो ग्रोथ हो रही है, HFL जीन भी कम बन रहा है और आपका FTSH भी कम बन रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, जब ग्रोथ स्लो नहीं होती उसकी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में FTSH किसको डिग्रेड कर देता है, लैम्डा फेज को डिग्रेड कर देता है। जिससे कि आपकी ये प्रोटीन है ना C2 और C3, मैंने बताया था स्टार्टिंग में C1 C2 और C3 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, लाइसोजेनी के लिए होती है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में FTSH डिग्रेड कर देता है लैम्डा फेज को, तो ये आपकी C2 और C3 प्रोटीन भी नहीं बनती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर स्लो ग्रोथ चल रही है, तो स्लो ग्रोथ चल रही है इसका मतलब क्या होगा, डिग्रेड नहीं किया जाएगा किसको, लैम्डा फेज को डिग्रेड नहीं किया जाएगा। और लैम्डा फेज क्या होगा, बनेगा। अब बनेगा तो आपको पता है लैम्डा फेज तो क्या क्या काम करता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोटीन बनेगी, C2 प्रोटीन बनेगी और C3 प्रोटीन बनेगी। क्यों, बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ में है, यदि नॉर्मल ग्रोथ में होता तो FTSH इसको डिग्रेड कर देता लेमडा को, और लेमडा लेमडा डिग्रेड हो जाता, मतलब इसका मतलब C2 और C3 भी डिग्रेड हो जाती। अभी डिग्रेड नहीं होगा लेमडा, क्योंकि स्लो ग्रोथ चल रही है। इसका मतलब C2 और C3 जिंदा है अभी। और C2 को देखो, C2 क्या होती है आपका, एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक्टिवेटर। और आपका C3 प्रोटीन इस C2 का हमशक्ल है, इसकी मिमिक्री करता है ये। C2 प्रोटीन क्या है, एक्टिवेटर, और C3 प्रोटीन क्या है, मोलिकुलर मिमिक ऑफ C2। ये C2 की नकल करता है, इसका भाई है ये, है ना। तो मारने की सुपारी को इसकी दी जाती है, समझ में आ गई बात। लेकिन पहले कौन खड़ा रहता है, ये, क्योंकि दिखने में इसकी तरह है। ये C3 दिखने में किसकी तरह है, C2 की तरह है, तभी इसको क्या बोला है, मिमिक बोला है। इसका मतलब ये तो C2 क्या है, मॉडल हो गया, ये तो हो गया ना, ये तो मॉडल है और ये एक्टिवेटर है। तो इसकी C2 की सुरक्षा करने के लिए कौन बैठा है, पहले C3 बैठा है। कौन बैठा है, C3 बैठा है। तो C2 पे कोई खतरा आएगा उससे पहले किस पे आएगा, C3 पे आएगा, क्योंकि दोनों एक साइकिल के हम साइकिल हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको। अब देखो डायग्राम में, अभी डायग्राम मुझे आप समझाओगे, देखो अभी पीछे वाली बातों से।
बैक्टीरिया जब स्लो ग्रोथ कर रहा है तो क्या होगा, लाइटिक साइकिल तो नहीं होगी, क्या होगी, लाइसोजेनी होगी। लाइसोजेनी के लिए आपको क्या चाहिए, C1 C2 और C3 चाहिए आपको, सही है, C1 C2 C3 चाहिए आपको, ठीक है। ये वाला जीन है। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये वाले आपने पढ़ लिया, एन पढ़ लिया आपने, एन जीन, फिर प्रमोटर लेफ्ट, फिर C1 प्रमोटर रिप्रेशर मेंटेनेंस, प्रमोटर राइट, क्रो, याद हो तो पढ़ लिया था। अब मैंने ऐड क्या किया है, एन से पहले क्या आता है C3 और क्रो के बाद में क्या आता है C2, और C2 के बाद में एक और है प्रमोटर, इसको बोलते हैं प्रमोटर रिप्रेशर एस्टेब्लिशमेंट। क्या बोलते हैं, इसका नाम कहीं पे लिख रखा है क्या, कहाँ, ये रहा, प्रमोटर रिप्रेशर एस्टेब्लिशमेंट है ये। अच्छा, आपको तीन चीजें और याद रखनी है, इधर C3 क्रो के बाद में C2 और एक PRE। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बताओ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कौन है, प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट, ये दो ही तो है। और वीक प्रमोटर कौन है, PRM। इसका मतलब पहले एक्सप्रेस कौन होगा, प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट ही तो होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, इनको किसी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब देखो फर्स्ट स्टेप देखो ये रही, ये प्रमोटर राइट भी एक्सप्रेस होगा और प्रमोटर लेफ्ट भी एक्सप्रेस होगा। अब देखो प्रमोटर राइट एक्सप्रेस हो रहा है तो ये सभी जीन बनने वाले हैं, सभी बनेंगे ना, और प्रमोटर लेफ्ट बनेंगे तो ये सभी जीन बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। डायरेक्शन का नाम याद रखना आप, डायरेक्शन वाला, ये पहली स्टेप है। और दूसरी स्टेप कौन सी है आपकी, ये वाली स्टेप है, मैंने स्टेप बना दी है ना, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, दो स्टेप हो गई। अब आपके तीसरी स्टेप क्या होगी, ये रही, क्रो तो बनेगा, क्योंकि देखो इधर प्रमोटर राइट जब एक्सप्रेस हुआ तो क्रो बनेगा, और क्रो बनेगा तो क्रो का काम है वो पता है, ये कंट्रोलर ऑफ रिप्रेशर प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, PRM पे जाकर बाइंड हो जाएगा। PRM पे कहां पे, OR3 के पास में जाकर बाइंड हो जाएगा। ये तीसरी स्टेप हो गई। ये कैसा हुआ, ये जब एक्सप्रेस हुआ है, ये जब एक्सप्रेस हुआ है और क्रो जब बन गया है तो कौन सी साइकिल चलनी चाहिए, देखो इधर प्रमोटर राइट भी बन रहा है, प्रमोटर लेफ्ट भी बन रहा है, और आपका क्रो भी बन रहा है। इसका मतलब कौन सी साइकिल चलनी चाहिए, लाइटिक साइकिल चलनी चाहिए। फिर तो लाइटिक कैसे चलेगी, तो अभी चलो आगे, अभी तो स्टेप 3 ही हुई है, ठीक है ना। अब देखो क्रो बन गया, अभी तो यहाँ पर लाइटिक की चलनी चाहिए ना साइकिल, लेकिन देखो आगे क्या हो रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, देखो ये जब आपका प्रमोटर लेफ्ट एक्सप्रेस हुआ था, इससे क्या बन गई थी आपकी, ये भी बन गई थी, C3 प्रोटीन भी बन गई थी और एन भी बन गई थी। और इधर क्योंकि ये भी तो एक्सप्रेस हुआ था तो आपकी ये भी बन गए थे, तो देखो ये भी बन गई C2 भी। तो ये तो तीसरी स्टेप हो गई क्रो वाली, तो आपकी फोर्थ स्टेप आपकी क्या हो गई। अब आप अपने हिसाब से और स्टेप देख लेना ना, ये कोई जरूरी नहीं कि यही स्टेप है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस से। ये फोर्थ स्टेप क्या हुआ कि C2 का एक्सप्रेशन हो गया, और बताया मैंने अभी आपको कि क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। और ये इसके बाद में क्या होगा, एन भी एक्सप्रेस हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, अब बाद में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में इसको। और क्या हुआ, C3 का भी हो गया, और C3 क्या होता है बताओ, इसका मिमिक होता है, मिमिक्री करता है ना C2 की। तो ये हो गई अपने पास में 6 स्टेप। अब देखो सातवीं स्टेप क्या है, ये C2 प्रोटीन ज्यादा बनने लग गया, एक्टिवेटर है, क्या है ये, एक्टिवेटर। तो ये जाकर यहां पर बाइंड कर जाएगा किसके पास में, PRE प्रमोटर रिप्रेशर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के पास में जाकर बाइंड हो गई। तो यहां पर देखो ये C2 प्रोटीन जाकर बाइंड हो गई है। अब देखो ये क्या है, एक्टिवेटर है, कहां पे जाकर बाइंड हुई है,
पीआरई के पास में जाकर बाइंड हो गई है, प्रमोटर रिप्रेशर एस टर्मिनेंट के पास में। अब ये प्रमोटर के ऊपर जैसे एक्टिवेटर जाकर बाइंड हो गई तो ये क्या है, ये तो पहले वीक था ना पहले प्रमोटर, इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। अब इसको कौन मिल गया, एक्टिवेटर। जैसे ही मिलेगा तो ये प्रमोटर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, यहाँ से आरएनए पोल में जाकर बाइंड होगा इसके ऊपर और ये एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन इधर तक होगा। बताओ क्या क्या बनेगी, अब जो नहीं बन रही थी वो बनने लग जाएंगी। ये तो पहले ही बन गया था, ये बन गया था, ये तो पहले ही स्टार्ट हो गया था। अब कौन बच गया, पीआरएम और C1। तो पीआरएम तो पहले से ब्लॉक है, अब C1 प्रोटीन स्टार्ट हो जाएगी, क्या बनेगी C1। C1 बनते ही क्या बन गया, अब तो बोलेगा ये अब तो मैं बन गया हूं। ये वाली लाइन अपन स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये वाली लाइन, ये मैंने बोला था कि C1 को कौन कौन बना सकता है, पीआरएम भी बना सकता है और पीआरई भी बना सकता है। स्टार्टिंग फर्स्ट वाली सेकंड वाली स्लाइड के अंदर अपन ये पढ़ा था, ये वाली बात। ये देखो मैंने बात बोली थी, ये वाली लाइन देखो, ये वाली C1 अब कहां से बन सकता है, पीआरएम से तो बना के देख लिया था अपन ने, अब कहां से बन रहा है, ये पीआरई से बन रहा है। बोलो समझ में आएगी नहीं ये बात, ये पीआरई से बनेगा। अब पीआरई के ऊपर, पीआरई देखो, पीआरई तब कब कैसे हुआ था, C2 से, समझ में आ गया ना, एक्टिवेटर से हुआ था। अब C1 जैसे बनेगा, अब आगे वाला काम आपको पता है। अब ये बन गया तो ये नहीं बन देगा लाइटिक साइकिल, ये क्या करवाएगा, ये जाएगा प्रमोटर राइट के पास में और प्रमोटर लेफ्ट के पास में। बोलेगा कैसे हो, हम बन गए हैं, तो इसको क्या करेगा, ब्लॉक रिप्रेस करेगा, इसको भी क्या करेगा, रिप्रेस करेगा, दोनों को रिप्रेस कर देगा। तो किसको इनहिबिट करेगा, प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट को। तो अब क्या नहीं होगा, अब क्रोन सिंथेसिस नहीं होगा। क्रो तो कब बनता है, लाइटिंग में बनता है, अब रिप्रेशन हो स्टार्ट हो गया है, अब क्रो नहीं बनेगा। अब क्रो नहीं बनेगा तो अब कौन में स्टार्ट होगा, तो ये और स्टार्ट होगा, तो C1 और बनेगी। अब क्या होगा, लाइसिस होगी। और डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। अब ये वाली बात मैंने इधर लिख दी है। अब आपको पता है स्लो ग्रोथ के अंदर FTSS क्या होता है, तो आपका लेमडा रिप्रेसर डिग्रेड नहीं होगा, C2 और C3 भी क्या नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगी। मतलब C3 भी ज़्यादा मिलेगी और C2 भी ज़्यादा मिलेगी, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। C2 खत्म नहीं होगी, C2 प्रोटीन का ज़्यादा लेवल होगा, तो क्या होगा, पीआरई से क्या होगा, आपका पीआरई ये रहा, पीआरई यहाँ से क्या बनेगा, आपका C1 लेमडा रिप्रेसर बनेगा। अलो सिंथेसिस ऑफ लेमडा रिप्रेसर फ्रॉम पीआरई, तो पीआरई से क्या बनेगा, आपका लेमडा रिप्रेसर बनेगा। देखो नाम ही क्या है, प्रमोटर रिप्रेशर एस्टेब्लिशमेंट, प्रमोट कर रहा है किसको, रिप्रेशर को, एस्टेब्लिशमेंट करवा रहा है ना इसका, रिप्रेशर का, इसलिए इसका नाम है। C2 ज्यादा है तो पीआरई पर बाइंड होगी, कहां पे जाकर बाइंड करेगी, पीआरई पर। C2 देखो ये रही ज्यादा, ये रही सॉरी ये रही, कहां पे जाकर बाइंड कर रही है, पीआरई के ऊपर जाकर बाइंड कर रही है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा इधर से ऐसे यहां तक, तो क्या होगा, लेमडा रिप्रेशर बन जाएगा C1 से, PR और PL क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, लाइटिक साइकिल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये तो हो रहा है काम। दूसरी कंडीशन, बैक्टीरिया क्या करे, अब उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी ना ये। देखो FTSS नॉर्मल होता है तो क्या होता है, लेमडा प्रोटीन क्या हो जाएगी, आपकी लेमडा रिप्रेसर क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी ना, मतलब C2 और C3 क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी। यही तो काम है। तो बैक्टीरियल फास्ट ग्रोथ होती है तो कौन सी साइकिल चलेगी बताओ, लाइटिक साइकिल चलने वाली है। तो यहाँ पर जो FTSS नॉर्मली होता है ज्यादा हो रहेगा, तो ये किसको डिग्रेड कर देगा, C2 को भी, और इन दोनों के लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये वाला डायग्राम देखो आप, देखो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कौन सा है, प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट, तो प्रमोटर राइट भी बनेगा और प्रमोटर लेफ्ट भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये बन गया तो क्रो भी बन गई,
तो क्रो जाकर बाइंड हो जाएगी। यहाँ से तो अपने पहले भी देखा था, ठीक है। अब क्या होगा, C2 प्रोटीन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, FTA से ज्यादा है। बैक्टीरिया कौन सी ग्रोथ कर रहा है, फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो फास्ट ग्रोथ करेगा तो FTA से ज्यादा होगा, तो C2 और C3 को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो इधर C3 भी नहीं बनेगी, बनेगी तो डिग्रेड हो जाएगी, और इधर C2 भी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। बन तो गई इधर, PR जब एक्सप्रेस होगा तो C3 बन जाएगी। इधर से आपका सॉरी हाँ, प्रमोटर लेफ्ट होगा ना, PR कैसे लिखा मैंने, प्रमोटर लेफ्ट। प्रमोटर लेफ्ट का एक्सप्रेशन होगा तो NU बनेगी और C3 बनेगी। प्रमोटर राइट का एक्सप्रेशन होगा तो क्रो भी बनेगा, C2 भी बनेगा और PR भी। अब C2 बनेगा तो C2 को डिग्रेड कर दिया जाएगा, C3 बनेगा, C3 को भी डिग्रेड कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो FTSH क्या है, ज्यादा है। अब लेमडा ट्रिप्सिन बनेगा क्या बताओ, देखो C2 प्रोटीन क्या हो गई है, डिग्रेड हो गई है। तो C2 प्रोटीन आपकी डिग्रेड हो गई है, तो लेमडा सिंथेसिस नहीं होगा PRE से, क्योंकि FTSH ज्यादा है। और FTSH करता है क्या है, लेमडा को डिग्रेड करवाने का काम करता है। तो लेमडा नहीं बनेगा, C1 एक्सप्रेस ही नहीं होगा। तो C1 एक्सप्रेस नहीं होगा तो हमेशा कौन बनता रहेगा, फिर क्रो बनता रहेगा ना। और क्रो बनता रहेगा तो हमेशा क्या करेगा, ये PRM के साथ में जाकर बाइंड करेगा, किसके साथ में, OR3 के साथ में जाकर बाइंड करेगा। और हमेशा उसके साथ में जाकर बाइंड करेगा तो PRM एक्टिवेट नहीं होगा, और PRM से क्या नहीं बनेगा, C1 नहीं बनेगा। तो हमेशा क्या चलेगी, लाइटिक साइकिल चलने वाली है। समझ आ गई, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो फास्ट ग्रोथ में FTSH क्या होता है, ज्यादा। तो C2 और C3 क्या हो जाएंगी, डिग्रेड, C1 बनेगी नहीं। और स्लो ग्रोथ कर रहा है तो रिप्रेसर बनेगा। समझ आ गई क्या बात आपको। लाइसोजेनी और लाइटिक साइकिल डिसीजन आल्सो डिपेंड ऑन MOI। लाइसोजेनी का और जो लाइटिक साइकिल का जो डिसीजन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, MOI के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, MOI। MOI क्या है, देखो MOI आपका होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनफेक्टिविटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनफेक्टिविटी होता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, आपकी लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनी। MOI का मतलब होता क्या है, MOI का मतलब होता है नंबर ऑफ वायरस पर सेल। एक सेल के अंदर वायरस के नंबर कितने हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, MOI। या एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस के नंबर कितने हैं उसको क्या बोलते हैं, MOI। यदि MOI कम है, 1 वायरस पर बैक्टीरिया, एंड फास्ट ग्रोथ हो रही है, MOI आपका कम है, फास्ट ग्रोथ हो रही है। फास्ट ग्रोथ मतलब FTSH क्या है आपका, ज्यादा। इसका मतलब C2 डिग्रेड, C3 डिग्रेड। तो कौन सी साइकिल चलेगी फिर, लाइटिक साइकिल। तो MOI कम है तो क्या चलेगी आपकी, लाइटिक साइकिल चलेगी। और MOI ज्यादा है, MOI ज्यादा इसका मतलब पर बैक्टीरियम 2 से 3 वायरस एंटर हैं। तो आपको पता है MOI ज्यादा है तो आपका FTSH क्या रहेगा, कम रहेगा ना। MOI ज्यादा है तो आपका FTSH क्या रहेगा, कम रहेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, स्लो ग्रोथ करेगा। तो स्लो ग्रोथ करेगा तो MOI ज्यादा, FTSH कम, लाइसोजेनी। MOI कम, FTSH ज्यादा, लाइटिक साइकिल। बात समझ आ गई क्या, क्योंकि यहां पर क्या बनेगी बताओ, लाइसोजेनी के अंदर C2 प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि FTSH कम है पहले से ही, तो लेमडा को बनाएगा। और यहाँ पर क्या होता है आपका, FTSH ज्यादा है तो C2 और C3 को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो MOI कम है तो FTSH ज्यादा है, और FTSH ज्यादा है तो लाइटिक साइकिल चलेगी। और MOI जब ज्यादा है, FTSH क्या हो जाएगा, कम। और FTSH कम है तो लाइसोजेनी चलेगी। क्या चलेगी, लाइसोजेनी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आपको। ये डायग्राम देखो, थोड़ा सा उससे आगे वाला आ गया। ये वाले जीन भी तो पढ़ने हैं अपन को, क्यू वाले, प्रमोटर राइट डैश वाले, ये भी तो पढ़ने हैं। आगे क्या होगा,
लिख रखा है इफ बैक्टीरिया फास्ट ग्रोथ और लाइटिक इंडेक्शन और MOI लो। अभी बताया था MOI जब लो होता है तो FTSH क्या होता है, ज़्यादा, और FTSH ज़्यादा होता है तो C2 और C3 को क्या कर जाएगा, डिग्रेड। तो क्या होगा आपका, लाइटिक इंडेक्शन होगा। इसका मतलब बैक्टीरिया फास्ट ग्रोथ कर रहा है ना, सभी तो बोल रहे हैं बैक्टीरिया फास्ट ग्रोथ कर रहा है, लाइटिक इंडेक्शन करे एंड MOI लो हो, तब कंडीशन में क्या होता है। ये डायग्राम देखो आप, ये आपने N देखा, उसके बाद में C1 देखा, उसके बाद में क्रो देखा, C2 देखा, यहाँ तो देख लिया था। आगे क्या है, Q। अभी यहाँ पर देखो ये तो है Q, इस प्रकार से Q, ये Q प्रोटीन बनेगी इससे आगे जाके। ये क्या है आपका NTQ, क्या है NTQ। इससे देखो इधर की तरफ बन रही है, उल्टा काम हो रहा है इसके साथ में। इधर से तो क्या बन रही है Q प्रोटीन, इधर क्या है NTQ। देखो इसका एरो इधर देख रखा है मैंने, तो इसका इधर आगे की तरफ, और आगे की तरफ क्या है आपका प्रमोटर राइट डैश। ये क्या है प्रमोटर राइट डैश, स्टार्टिंग में बताया ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था प्रमोटर राइट डैश है ये। और यहाँ पे आपके मैंने बताया था ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं पूरे, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ना यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, RNA पॉलीमरेज डिसोसिएट। यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ से आते 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 आपका RNA पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। देखो जब ये वाला PR वाला एक्सप्रेस होता है जीन, तो देखो ये इतनी सारी क्या बनती है आपकी, प्रोटीन बनती है। पीछे वाला डायग्राम में देखो आप, और भी चलते हैं। ये जब आपका PR जीन एक्सप्रेस होता है, देखो ये एक्सप्रेस होता है, तो ये प्रोटीन ये प्रोटीन ये प्रोटीन आगे वाली प्रोटीन बनती है कि नहीं बनती है, बनती है ना। तो ये वाली प्रोटीन बनेंगे आगे जाकर, ये आगे वाले जाकर प्रोटीन बनती है आगे वाली। तो RNA पॉलीमरेज यहाँ आते आते क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोशिएट। अब यदि आपको लंबा RNA बनाना है तो यहाँ से पॉलीमरेज को डिसोशिएट नहीं होने देना है। तो नहीं होने देने, कौन नहीं होने देता है आपका, Q। Q की वजह से RNA पॉलीमरेज डिसोशिएट नहीं होता है। Q पहले से बैठा होता है यहाँ पर, ऐसे बोलता है चलो चलो आगे चलो, यहाँ भी व्यवस्था नहीं रुकने की, तो पॉलीमरेज क्या होता है आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर नहीं तो पॉलीमरेज यहाँ पर रुक जाता है, तो रुक जाएगा तो आपका mRNA इतना ही बनेगा। फिर अपन को mRNA क्या बनाना है, बड़ा बनाना है। तो mRNA बड़ा किसकी वजह से बनेगा, Q की वजह से RNA आपका कभी भी डिसोशिएट नहीं होता है। तो इसका मतलब Q प्रोटीन पहले बनानी तो पड़ेगी अपन को, तभी तो रोकेगा वो। और आपने यदि Q प्रोटीन नहीं बनाई तो डिसोशिएट हो जाएगा फिर। अब देखो अपन क्या बोल रहे हैं, लाइटिक इंडेक्शन MOI लो होता है तब क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग लाइटिक mRNA हैज बी प्रोड्यूस टू हैज बी प्रोड्यूस। लॉन्ग लाइटिक mRNA क्या बनेगा अपना, बड़ा बनने वाला है। देखो यहाँ से यदि PR वाला एक्सप्रेस होता है तो ये वाले पूरे जिन क्या होते हैं यहाँ से एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब आपके पास में क्या मिलेगा, mRNA कैसा मिलेगा आपको, लॉन्ग मिलेगा। लाइटिक साइकिल चलानी है ना, तो लाइटिक साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, PR और PA, सॉरी PR और PL, दोनों होते हैं। तो PR तो इधर से काम करेगा और PL इधर से काम करेगा, तो ये बड़ा वाला क्या बनेगा आपका, mRNA बनेगा। इसलिए तो क्या है ये लॉन्ग लाइटिक mRNA है टू बी प्रोड्यूस किया जाएगा, लंबा RNA बनेगा। लंबा RNA कब बनेगा, जब आपका क्या नहीं हो, प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं हो। ये वाला नाम आपने पढ़ लिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। यदि किसी का प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है, देखो नाम ही क्या है प्री मैच्योर, मैच्योर ही नहीं हुआ, उससे पहले क्या करवा दिया, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करवा दिया, तो बड़ा mRNA बनेगा ही नहीं। तो यदि आपको बड़ा RNA बनाना है तो किसको रोकना पड़ेगा, प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को रोकना पड़ेगा। तो अपन को तो क्या बनाना है, लॉन्ग लाइटिक mRNA बनाना है। तो और इसको किसको रोकना है अपन को, प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को रोकना है। तो इसके लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, एंटी इनकी जरूरत पड़ेगी। एंटी, देखो नाम ही क्या, एंटी टर्मिनेटर इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या करते हैं, टर्मिनेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, अवॉइड करवा देते हैं। कौन आपके, एंटी, नाम ही क्या है, टर्मिनेटर को रोकने वाले कौन है, एंटी टर्मिनेटर। तो ये एंटी टर्मिनेटर क्या करते हैं, इनकी जरूरत पड़ने वाली है किसको अवॉइड करने के लिए, प्रीमैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन।
प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को अवॉइड करने के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एंटी टर्मिनेटर। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि एंटी टर्मिनेटर अपने लॉन्ग लाइटिक एमआरएनए बनाएंगे। यही बात हुई ना, जिससे क्या नहीं होगा? प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन नहीं होगा। अब एक प्रोटीन आपकी और आती है एन, यहाँ पे बनाई नहीं मैंने। प्रोटीन कौन सी है आपकी? एन। एन प्रोटीन देखो क्या करती है। एन प्रोटीन का नाम आपने सुना है क्या पहले कभी? देखो, बाइंड टू एन यू टी साइट, नट साइट, नेट साइट। नेट साइट कहां पड़ी है आपने? नेट साइट नहीं पढ़ी आपने? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर नहीं पढ़ी आपने? रो प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन पढ़ा होगा आपने। रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट। तो ये रो की तरह काम करती है। रो क्या काम करता है? वहां पर नेट साइट के ऊपर जाकर बाइंड करता है ना। नहीं पढ़ा क्या आपने? पढ़ा है, याद नहीं है। देखो ऐसे ही क्या करती है, जो आपका प्रोटीन एन होती है, ये इस एमआरएनए के पास में कौन सी साइट होती है? नेट साइट। आपने बड़ा वाला एमआरएनए बनाया है ना, इस एमआरएनए के पास में कौन सी साइट है? नेट साइट। इस नेट साइट के पास में जाकर कौन बाइंड हो जाती है? प्रोटीन एन। रेड साइट था क्या? हाँ, तो वहां पे जो रेड साइड होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे नेट साइड होती है। तो बाइंड टू नेट साइट ऑन ऑफ आरएनए। अब आरएनए के पास में क्या है? नेट साइट है। उसके पास में जाकर बाइंड कौन कर जाता है? आपका प्रोटीन एन। सिंथेसाइज बाई पीआर और पीएल, जो किसके द्वारा सिंथेसिस होता है? प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट के द्वारा। एंड डू नॉट अलाउ एनी हेयर पिन लूप। ये क्या नहीं करता है? ये कभी भी क्या नहीं बनवाएगा? हेयर पिन लूप नहीं बनवाएगा, क्योंकि हेयर पिन लूप बन गया ना तब तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। हेयर पिन लूप इस प्रकार से जानते हो ना, इसपे ऐसे ये सुपर सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, ये तो ये ऐसे नहीं करवाएगा ये वाला काम। ये हेयर पिन लूप नहीं बनवाएगा ऐसे। कौन? आपका प्रोटीन एन। तो लिख रखा है एंड डू नॉट अलाउ एनी हेयर पिन लूप टू बी प्रोड्यूस। ये एन कभी भी क्या नहीं बनवाएगा? हेयर पिन लूप नहीं बनवाएगा। कहां पे? इन नियर विसिनिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के पास में कभी भी ये प्रोटीन एन क्या नहीं बनवाएगा? हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। यदि हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो गया तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा। हेयर पिन लूप बन गई ना, तो क्या हो जाएगा? एमआरएनए का प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कौन बैठा है? आपका प्रोटीन एन। कहां से बनेगा? पीआर और पीएल से। तो ये प्रोटीन एन क्या करवाता है बताओ? ये हेयर फिर स्ट्रक्चर को बनने से रोकता है आरएनए पॉलीमरेज के आसपास में, जिससे कि क्या नहीं होगा? नो प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, जिससे कि प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होगा। ये प्रोटीन की कहानी, एक तो ये बचा के जा रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब लंबा क्या बनेगा? अपना एमआरएनए बनेगा। दूसरा क्या है आपका? प्रोटीन क्यू। कौन सा है? प्रोटीन क्यू। ये रहा प्रोटीन क्यू। प्रोटीन क्यू तो मैंने बताया भी क्या करवाता है। क्या करवाता है? इसकी वजह से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब और भी लंबा क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा आपका। प्रोटीन एन का सॉरी प्रोटीन क्यू की बात देखो, बाइंड टू क्यू बाइंडिंग एलिमेंट। ये कहाँ पे जाकर बाइंड करता है? एक एलिमेंट जिसका नाम क्या है? क्यू बाइंडिंग एलिमेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? डाउन स्ट्रीम ऑफ पी आर डैश, प्रमोटर राइट डैश। समझ में आ गई क्या बात? तो आपका प्रोटीन क्यू है जो कहां पे जाकर बाइंड करता है? क्यू बाइंडिंग एलिमेंट के पास में, जो कहां पे प्रेजेंट है? डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रमोटर राइट डैश। एंड ये देखो लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, डू नॉट अलाउ प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। इसका मतलब दोनों बातें आपको ये बोलनी है कि जो प्रोटीन एन है और प्रोटीन क्यू है,
ये दोनों ही क्या नहीं होने देती हैं, प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन नहीं होने देती है, जिससे कि अपना लॉन्ग लाइटिक mRNA बनता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो किसकी बात थी, जब किसकी बात चले, लाइटिक साइकिल की। तो लाइटिक साइकिल में अपना क्या बनेगा, लंबा mRNA बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि वहां पर क्या क्या बनेगा अपने पास में, प्रोटीन N भी बनेगा और प्रोटीन Q भी बनेगा। अब बात करते हैं अपन डिसीजन किसका ले, लाइसोजेनी का। तो लाइसोजेन का जब डिसीजन लिया जाएगा तो आपका क्या नहीं बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, प्रोटीन क्यों नहीं बनेगा। देखो इस डायग्राम में, यदि आपको लॉन्ग लाइटिक mRNA चाहिए तो देखो ये PR से बनेगा, नहीं PR से कौन कौन बनेगा, क्रो भी बनेगा, C2 भी बनेगा, Q भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इससे तो लंबा RNA बनेगा और ये प्रोटीन भी बनेगी। लेकिन यदि आपको क्या बनाना है, छोटा RNA, यदि लाइटिक का इंडक्शन नहीं होकर क्या हो, लाइसोजेनी का इंडक्शन हो, तो फिर क्यू नहीं बन के क्या बनेगा, प्रोटीन एंटी क्यू के अगेंस्ट में काम करने वाला है ये। तो क्यू तो इधर बन रहा है ऐसे और ये इधर बन रहा है, समझ में आ गई बात? तो ये क्या बनवाएगा बताओ, देखो जब लाइसोजेनी साइकिल चलेगी तो प्रोटीन क्यू नहीं बनेगा, तो फिर प्रोटीन क्यू नहीं बनेगा तो क्या होगा, फिर प्रोटीन एंटीक्यू बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन एंटीक्यू। लिख रखा है सी सेकंड प्रोटीन अलो। सी सेकंड कैसे बना, सी सेकंड कहाँ पे काम करता है बताओ, अरे C1 C2 और C3 का वहां पे काम करता है। इसका मतलब यहाँ पर MOI क्या होने वाला है बताओ, लो होगा या हाई होगा? MOI हाई है, FTSH कम है, FTSH कम है तो लैम्डा उसको डिग्रेड नहीं पर कर पाएगा, C2 C3 उसको डिग्रेड नहीं करेगा ना। इसका मतलब MOI यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, तो FTSH क्या रहेगा, लो रहेगा, और FTSH लो रहेगा तो फिर क्या होगा, लैम्डा डिग्रेड नहीं होगा। इसका मतलब C2 और C3 बनेंगे, और C2 एक्टिवेटर है कि नहीं है, तो बनेगा। अब ये C2 क्या काम करता है यहाँ पर, बनेगा ना ये C2। अब ये C2 प्रोटीन क्या करता है, अलो करता है किसको, प्रमोटर एंटीक्यू को। प्रमोटर एंटीक्यू से क्या बनेगा, प्रोटीन एंटीक्यू बनेगी आपकी, है ना। तो ये इसका अब किसका ट्रांसफिकेशन होगा बताओ, प्रोटीन एंटीक्यू का बन जाएगा। ये क्या बनेगी अब क्यू नहीं बनेगी, अब क्या बनेगी, अब क्यू क्या काम करवा रहा था, क्यू ऐसे बोल रहा था कि RNA को चलने दो आगे की तरफ, लंबा बनना चाहिए RNA। लेकिन ये किसको बना रहे हैं, अब क्यू के खिलाफ काम करेगा ये, तो ये एंटी क्यू है। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीसेंस क्यू RNA को। किसको प्रोड्यूस करेगा, एंटीसेंस क्यू RNA को, दैट क्यू प्रोटीन कैन नॉट बी प्रोड्यूस। अब आपको सीधी बात याद रखनी है, यदि C2 बन गया तो C2 क्या करवाता है, कभी भी प्रोटीन क्यू को नहीं बनवाएगा, किसको बनाएगा, एंटी क्यू को। किसको बनाएगा, एंटी क्यू को। तो ये देखो, ये लाइन आपको याद नहीं हो तो ये वाली लाइन देख लो आप, C2 क्या है, ज्यादा है, जिंदा है अभी, तो ये क्या होगा, याद करो इसका काम क्या है, प्रमोटर रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। क्या करवाता है ये C1 को बनवाता है। C1 को या तो कौन बनवाता है आपका, प्रमोटर रिप्रेसर मेंटेनेंस PRM, या फिर कौन बनाता है, PRE, यही तो बनाता है। तो C1 प्रोटीन बन गई, और C1 प्रोटीन बन गई तो कौन बन गया, रेमडेसिविर बन गया। इसका मतलब C2 भी बनेगी, C3 भी बनेगी, फिर तो इसका मतलब क्या चलेगा, लाइसोजेनी चलेगा। इसकी वजह से एक तो ये काम होगा। दूसरा, प्रोटीन एंटीक्यू अभी बनवाई है आपने, ये बनेगी, तो क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन क्यों नहीं बनेगी। और तीसरा कौन सा है, PI। अभी इसके बारे में पढ़ाई नहीं अपन ने, इंटीग्रेज है ये तो, स्टार्टिंग में देखा था ना इंटीग्रेज के बारे में, मैंने बताया था दोनों के लिए काम में आता है ये। याद नहीं है आपको, याद दिलाते। इंटीग्रेज दिख रहा है,
इंटीग्रेज के बारे में क्या है, फंक्शन बोथ साइकिल, दोनों साइकिल में काम कर सकता है ये। समझ में आ गई क्या बात? ये इंटीग्रेज है आपका। अब आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इंजन देखो, C1 जीन, C1 जीन के इधर की तरफ कौन है, प्रमोटर लेफ्ट, इधर की तरफ प्रमोटर राइट। C1 के पास में क्या होता है, PRM होता है, यहाँ पे क्या होता है, PRM। राइट के पास में 3 क्या होते हैं, ऑपरेटर सीक्वेंस। लेफ्ट के पास में भी क्या होती है, ऑपरेटर सीक्वेंस। लेफ्ट के पास में क्या है, एंजीन। राइट के पास में क्या है, क्रोजीन। लेफ्ट के पास में क्या है, C3, इधर क्या है, C2, है ना, और पास में क्या है, प्रमोटर राइट एंड। तो PRM और PRS तो क्या बनेगा, C1 बनेगा। अब आपने क्यू भी देख लिया, क्यू बनाता है तो क्या बनता है, लॉन्ग लाइटिक आपका क्या बनता है, mRNA बनता है। फिर प्रोटीन NTQ, C2 प्रोटीन बनेगी, तब की बात है ये। तो यहाँ पे कोस साइड पे जाती है, क्या बन जाती है, जब लीनियर होता है ना आपका DNA, उसको क्या कर बनाते हैं अपन, सर्कुलर बनाने के लिए क्या मिलेगी आपको, कोस साइड मिलती है। ये अपन मेथड इन बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ना, कोस साइड है ना। फिर ये आपके क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये इंटीग्रेज आ गया, ये आपका क्या है, प्रमोटर है इंटीग्रेज का, और ये क्या है, C3 प्रोटीन। अब बताओ इस डायग्राम को समझ में आ गया क्या, ये बात, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? ये रहा P1 इंटीग्रेज का फॉर्मेशन करता है, और ये किसके लिए जरूरी है, लाइसोजेनी के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, लाइसोजेनी के लिए। तो लाइसोजेनी के लिए कौन कौन जरूरी है बताओ, PRE, प्रोटीन NTQ, इंटीग्रेज। और इनको संभालने के लिए कौन जरूरी है, C2। कौन जरूरी है, C2। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अब एक स्लाइड और है। चलो अपन को ये बात तो समझ में आ गई कि इंटीग्रेज कहाँ पे किसके लिए जरूरी है। अब ये समझ में नहीं आई कि अपन को लाइटिक साइकिल में कैसे काम करता है ये। लाइटिक साइकिल में कैसे काम करेगा, लाइसोजेनी में कैसे काम करेगा, दोनों चीज पढ़ लेते हैं अपन, है ना। ये आपका इंटीग्रेज का जीन है यहाँ पर। अब देखो C2 है, ये C2 है ना, क्या कर रहा है ये, जब ज्यादा होता है C2 होता है जिंदा है, तब क्या होता है, PI एक्सप्रेस होगा, इंटीग्रेज का फॉर्मेशन होगा। ये किसके लिए जरूरी है, लाइसोजेनी के लिए। तो ये तो मैं अपन मानते हैं कि PI जरूरी है। C2 से क्या बन जाएगा, PI बन जाएगा लाइसोजेनी में। लाइटिक साइकिल में कैसे होगा ये काम, वो पढ़ने जा रहे हैं। चलो ये अपन ने मान लिया कि लाइसोजेनी C2 से क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेज बन जाएगा, चलो मान लिया आपने। लेकिन इससे कैसे बनेगा, लाइटिक साइकिल में इंटीग्रेज कैसे बन रहा है, वो पढ़ने जा रहे हैं अपन। समझ में आ गई क्या बात? लाइटिक साइकिल, देखो ये वाली बात आपको याद हो गई, ये वाली लाइन पढ़ो आप, ये वाली लाइन अभी पीछे पढ़ी ना जस्ट ही, वो वाली स्लाइड। ड्यूरिंग लाइसोजेनी इंटीग्रेज इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रमोटर इंटीग्रेज विच इज शॉर्ट RNA डू नॉट अट्रैक्ट एक्सोन्यूक्लियस। यहां तक सो दो बात, यहां तक देखो आप, ये वाली फर्स्ट लाइन देख लो आप। ड्यूरिंग लाइसोजेनी इंटीग्रेज इज प्रोड्यूस, होता है कि नहीं होता है, C1 के द्वारा हो रहा था, सॉरी C2 के द्वारा हो रहा था ना इंटीग्रेज। ये वाला पीछे देखो आप, ये वाला C2 के द्वारा क्या हो रहा था, इंटीग्रेज का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन लाइटिक साइकिल की बात करते हैं, पहले लाइटिक पे आओ। आल्सो ट्रांसक्राइब लॉन्ग mRNA। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, प्रमोटर राइट और प्रमोटर लेफ्ट दोनों एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, लॉन्ग mRNA बनता है, प्रोटीन N भी बनती है वहां पर और प्रोटीन Q भी बनती है वहां पर। अभी बना के दिखाया था ना आपको, प्रोटीन N भी बनेगी और प्रोटीन Q भी बनेगी। तो वहां पर क्या बनेगा, लॉन्ग mRNA बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ एंटी टर्मिनेटर, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, एंटी टर्मिनेटर सीक्वेंस प्रेजेंट है, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन नहीं होने देती है। एंटी टर्मिनेटर एन प्रोटीन बनाई थे ना आपने, विच इंक्लूड इंटीग्रेज, और वहां पर कौन प्रेजेंट है आपका, इंटीग्रेज भी है। देन वाई इंटीग्रेज प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज,
अब इस लाइन का मतलब समझो आप क्या हुआ। आल्सो ट्रांसक्राइब लॉन्ग mRNA इन प्रेजेंस ऑफ एंटी टर्मिनेटर एन। लॉन्ग mRNA है आपका किसकी प्रेजेंस में, एंटी टर्मिनेटर एन विच इंक्लूड इंटीग्रेज। उसमें कौन इंक्लूड है आपका, इंटीग्रेज भी इंक्लूड है किसमें, आपके एंटी टर्मिनेशन एन के अंदर। और जो आपने लॉन्ग mRNA बनाया है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, इंटीग्रेज प्रेजेंट है। देन वाई इंटीग्रेज प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज, लेकिन आपकी इंटीग्रेज प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रही है। इसमें इंटीग्रेज तो है आपका लॉन्ग mRNA में, लेकिन आपका क्या नहीं बन रही है, इंटीग्रेज प्रोटीन नहीं बन रही है। इसमें देखो लाइसोजेनी के अंदर इंटीग्रेज इज प्रोड्यूस बाई P1, सॉरी P1 क्या PI विच इज शॉर्ट RNA डू नॉट अट्रैक्ट एक्टोन्यूक्लियस। अब इसको समझो आप, इसको समझने से पहले इधर समझो आप। ये प्रमोटर लेफ्ट से लॉन्ग mRNA बनेगा, प्रमोटर लेफ्ट, चाहे इधर ऐसे बना लो चाहे इधर ऐसे बना लो, एक ही बात है। ये पीछे वाला डायग्राम देखो आप, ये प्रमोटर लेफ्ट और ये प्रमोटर राइट, इससे लंबा mRNA बनेगा आपका। तो ये लॉन्ग mRNA आपका बन गया है, ये वाला बन गया। इधर 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है आपका, बनता है mRNA में। आगे की तरफ कौन काम करे होंगे, आपके राइबोसोम काम करे होंगे, प्रोटीन बन रही होगी, आराम से काम कर रहे हैं ना। आगे की तरफ जीन कौन सा है आपका, XIS है। और कहीं यहाँ पे भी है। अब आपको पता है एन के पास में और कौन है, एन के पास में इधर कौन है C3, इधर कौन है XIS, इधर कौन है आपका इंटीग्रेज है ना, इंटीग्रेज। इधर आपका क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब क्या बन गया यहाँ पर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। प्रमोटर लेफ्ट है, क्या करेगा, एक्सप्रेशन जैसे करेगा, तो प्रमोटर लेफ्ट से क्या बनेगा, एन भी बनेगा, C3 भी बनेगा, XXI भी बनेगा, और आपका इंटीग्रेज भी बनेगा। और आगे क्या बन रहा है, हेयर पिन लूप भी बन गया, लंबा mRNA बन रहा है प्रमोटर लेफ्ट से। लंबा mRNA क्या काम कर रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी हो गया। आगे बेचारे राइबोसोम काम भी कर रहे हैं, आगे की तरफ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आगे की तरफ कौन है, कौन आ गया इधर, ये आ गया RNA एक्सोन्यूक्लियेज, क्योंकि आपका क्या है, लॉन्ग mRNA है। तो जो लंबे RNA होते हैं, देखो ये रहा, लंबे RNA होते हैं, ये रहा 3 प्राइम OH लॉन्ग RNA, ये 3 प्राइम ही तो है। 3 प्राइम OH लॉन्ग RNA किसको अट्रैक्ट करते हैं, RNA। जैसे आपने लंबा mRNA बनाया तो ये लंबा mRNA किसको अट्रैक्ट करता है, RNA एक्सोन्यूक्लियस को। इसको पता लग जाता है RNA, और ये RNA एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, आएगा, और आएगा क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से खाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, क्योंकि नाम में क्या है, RNA एक्सोन्यूक्लियेज। ये mRNA तो है आपका, इसको क्या करेगा, कट लगाते जाएगा, कट करेगा, करेगा 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 करेगा, कहाँ तक करेगा, यहाँ तक। इंटीग्रेज क्या हो गया, साफ हो गया ना यहाँ से, इंटीग्रेज का जीन क्या हो गया, इंटीग्रेज प्रोटीन बनेगी क्या यहाँ से। इंटीग्रेज का जीन था आपके पास में, जीन था, जीन से क्या बन गया, ये mRNA तो बन रहा था, ये mRNA बन रहा था, mRNA से क्या बनने वाली थी आगे, इंटीग्रेज की प्रोटीन। तो जीन तो है लेकिन प्रोटीन। अब देखो इस लाइन को पढ़ो, एंटी टर्मिनेटर एन विच इंक्लूड इंटीग्रेज तो है, देन वाई इंटीग्रेज प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज, लेकिन इंटीग्रेज प्रोटीन नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि पहले क्या है, RNA एक्सोन्यूक्लियस आ गया है, क्यों, क्योंकि आपके पास में क्या बन गया है, लॉन्ग mRNA बन गया है। इसको क्या बोलते हैं, रेट्रो रेगुलेशन। इंटीग्रेज का क्या हो गया है, रेट्रो रेगुलेशन हो गया है। जबकि आपकी जो लाइसोजेनी होती है, देखो लाइटिक साइकिल में तो क्या हो रहा है, लंबा mRNA बन रहा है आपका, लेकिन लाइसोजेनी के अंदर क्या हो रहा है,
लाइसोजाइम में क्या हो रहा है आपका, पीआई इंटीग्रेज, देखो इंटीग्रेज इज प्रोड्यूस बाई पीआई होगा, क्योंकि पीछे आपने जब देखी है ना लाइसोजेनी, ये लाइसोजेनी देखी है अभी आपने, लाइसोजेनी में देखो क्या है, पीआई तो बनेगा ना, शीतल के द्वारा पीआई, इंटीग्रेज तो फॉर्मेशन होगा, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइसोजेनी की, तो मतलब लाइसोजेनी के अंदर तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि इसके पास में क्या है, शॉर्ट डीएनए, सॉरी शॉर्ट एमआरएनए है, क्या है, शॉर्ट एमआरएनए। तो शॉर्ट आरएनए क्या नहीं करता है आपका, आरएनए एक्सोन्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं करता है, कौन सा वाला करेगा, लॉन्ग वाला करेगा। तो लॉन्ग वाले के अंदर, लॉन्ग वाले का मतलब क्या है, लाइटिक साइकिल की बात चल रही है, तो लाइटिक साइकिल में आपको क्या नहीं मिलेगा, इंटीग्रेज प्रोटीन नहीं मिलेगी, जबकि आपकी लाइसोजेनी के अंदर आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट आरएनए मिलेगा और इंटीग्रेज प्रोटीन मिलेगी, क्योंकि ये क्या नहीं करता है, एक्सोन्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि छोटा एमआरएनए है तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। बताओ समझ आ गया क्या, ये आपका लेम्डा फेज है। अब बताओ कंफ्यूजन तो कहीं